ही मजेदार, बहुत ही धमाकेदार, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। आप सभी लोगों की अपनी पढ़ाई में ये आज का फार्मूला, आज का जो मास्टरी करनी है आपको जिस टॉपिक पे, वो फार्मूली, वो मास्टरी आपकी होगी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग टॉपिक पे जिसका नाम है क्या नाम है भाई साहब, क्या नाम है बताएंगे? बॉडी फ्लूइड सर्कुलेशन में ईसीजी के बारे में पढ़ेंगे आप। आज आप आधी डॉक्टरी करने वाले हैं, आज हार्ट की डॉक्टरी शुरू हो जाने वाली है। आज हम पढ़ने वाले हैं अबाउट द इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। कई बार सुना है, बार-बार सुना है, कई बार और बार-बार ईसीजी का नाम सुनने में आता है। मतलब क्या होता है इस ईसीजी का? क्या होता है ये ईसीजी? क्यों किया जाता है? आज इसका विस्तार पूर्वक विश्लेषण किया जाएगा, डिटेल में चर्चा करेंगे और उसके बाद होगी डिसऑर्डर्स से मुलाकात, हार्ट से रिलेटेड, सर्कुलेटरी सिस्टम से रिलेटेड हम डिसऑर्डर्स पढ़ेंगे। ये सारे टॉपिक हम लिंक में पढ़ रहे हैं। एनसीईआरटी में सीक्वेंसिंग थोड़ा इधर-उधर हो सकती है, लेकिन हम यहाँ पे इसे लिंक से पढ़ रहे हैं क्योंकि ये सारे इंटरकनेक्टेड टॉपिक्स हैं। जो लास्ट क्लास में आपने पढ़ा था उससे कनेक्टेड है ये, और ये सारे इंटरकनेक्टेड टॉपिक जब हम कंप्लीट कर लेंगे उसके बाद जो लास्ट का टॉपिक होगा जैसे ब्लड वेसल्स है वो हम अलग से पढ़ेंगे। अबाउट ब्लड वेसल्स, डबल सर्कुलेशन, ब्लड वेसल्स के अंदर स्ट्रक्चर क्या होता है इंटरनल, उसके बारे में हम लास्ट में पढ़ेंगे। और होगा पीवाईक्यू का सेशन, प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस लगाए जाएंगे पिछले 10 से 15 साल में क्या कुछ खास पूछा गया इस टॉपिक से, इस चैप्टर से जिसका नाम है बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन, उसके बारे में बात होगी। शुरू करते हैं आज का सेशन बिना डिले किए हुए। पहला टॉपिक है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, ईसीजी। तो सबसे पहले कंफ्यूजन दूर किए देता हूं। ईसीजी के बारे में कई सारी कंफ्यूजन है कि ईसीजी का फुल फॉर्म एक्चुअली में हम लिखते क्या है। ईसीजी को एनसीईआरटी में कंफ्यूजिंग खुद ही एनसीईआरटी ने कर दिया। एनसीईआरटी माता कहती है, एनसीईआरटी बहन जी कहती है कि इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ कह दो, कहते हैं इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। ईसीजी एनसीईआरटी में लिखेला है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। अब कह रहे हैं एक टर्म है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ और दूसरा है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम ये है ग्राम, ग्राम ये ग्राम, वो ग्राम वाला किलोग्राम नहीं है, ये नहीं है, ये किलोग्राम वाला किलोग्राम नहीं है। ध्यान से देखें, ग्राफ और ग्राम बाकी सब तो सेम है। इलेक्ट्रिकल है, कार्डियक है, ग्राफ और ग्राम मतलब इनका जो बेसिक डिफरेंस एक दूसरे से है वो है ग्राम और ग्राफ में। तो पॉइंट क्या कहता है, ये कहना क्या चाहता है? कहता है इलेक्ट्रो मतलब होता है इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रो मतलब होता है ये इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड है, ये है इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी, इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी है ये, इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी ऑफ कार्डिया मतलब होता है हार्ट। उस हार्ट की इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी, जैसा कि हम जानते हैं हार्ट में इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी न्यूरॉन जैसी इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी होती है। हार्ट न्यूरॉन नहीं है, हार्ट न्यूरॉन नहीं, हार्ट में तो मेनली कार्डियक मसल्स पाई जाती हैं, लेकिन ये मसल्स स्पेशलाइज्ड मसल्स होती हैं। ये कैसी मसल्स होती है? ये स्पेशलाइज्ड मसल है जो न्यूरॉन जैसा काम करती है। जैसे मैंने इलेक्ट्रिक वायर बताया था, मैंने कहा था इलेक्ट्रिक वायर जैसे स्विच ऑन किया इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन होता है और बल्ब जल जाता है, लाइट जल जाती है, इलेक्ट्रिसिटी स्विच ऑन किया लाइट जल जाती है, वैसे ही न्यूरॉन काम कर रहा है। यहां से सिग्नल चला और ऑर्गन मसल कॉन्ट्रैक्ट कर जाती है। हार्ट की मसल ऑटो एक्साइटेबल है, हार्ट में भी न्यूरॉन जैसा ही काम हो रहा है। वहां पे भी एक जगह कॉन्ट्रैक्शन जनरेट हो रहा है, एक जगह एक्शन पोटेंशियल जनरेट हो रहा है। हार्ट की वॉल में एट्रिया से जनरेट हो रहा है और ये पूरे हार्ट की वॉल में फैल जा रहा है। तो एट्रिया और वेंट्रिकल दोनों अपना काम कर रही हैं। तो ये जो कंडक्शन का खेला है इसे हम इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी कहते हैं। तो हार्ट में जो इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी है, हार्ट की जो इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी है, उसी इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी को यहाँ ग्राफ एक डिवाइस है, वो मशीन है। ग्राफ मतलब वो डिवाइस, याद रखेंगे ये जो टर्म है ग्राफ, ये जो ग्राफ है ये एक डिवाइस है, ये वो मशीन है जो इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी को रिकॉर्ड करती है, ये वो मशीन है जो इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी को रिकॉर्ड करती है। और इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम जो होता है उसी ग्राफ, उसी मशीन से जो हमें ग्राफ ऑब्टेन होता है उसी को कहते हैं उसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। क्या कहते हैं? ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है भाई साहब। तो ये आप पहले समझ लें कि जो हम हार्ट की इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी की बात कर रहे हैं, हार्ट की कार्डियक साइकिल के बारे में कल हमने पढ़ा था, हमने डिस्कस किया था कि कैसे हार्ट के अंदर ऐसे नोड एक्शन पोटेंशियल जनरेट करता है सबसे ज्यादा रेट से 75 टाइम्स इन अ मिनट, 75 बार एक्शन पोटेंशियल जनरेट करता है, इसीलिए 75 बार कार्डियक साइकिल होती है, 75 बार दिल धड़कता है अंडर नॉर्मल कंडीशन। कह रहे बाकी के पार्ट भी जनरेट करने की क्षमता रखते हैं, लेकिन ऐसे नोड पेसमेकर क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये वो पॉइंट है जहां से ये वेव ओरिजिनेट होती है। अब ये ट्रैवल करती है, यही इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी क्या करती है? एक जगह से ट्रैवल करती है, पूरे हार्ट की वॉल में फैल जाती है। इसी इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी को जब हम ग्राफिकली प्रेजेंट करते हैं तो उसी ग्राफिकल प्रेजेंटेशन के लिए जो टर्म यूज किया जाता है, उस ग्राफिकल प्रेजेंटेशन के लिए जो टर्म यूज किया जाता है उसे कहते हैं उस ग्राफिकल प्रेजेंटेशन को कहते हैं हम इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। और ग्राफ क्या होता है? ग्राफ होता है वो डिवाइस, वो मशीन, वो इंस्ट्रूमेंट जिसके थ्रू हम इस इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी को रिकॉर्ड करते हैं। तो सबसे पहली चीज हमारा हृदय, हमारा दिल एक ऐसा ऑर्गन है जिसमें स्पेशलाइज्ड मसल्स पाई जाती हैं। स्पेशलाइज्ड मसल फाइबर्स का बना है कंडक्टिंग सिस्टम जिसे कहते हैं। उस कंडक्टिंग सिस्टम में इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी होती है, जैसे न्यूरॉन में होती है उसी तरह की इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी उसे कहते हैं कंडक्शन। इंपल्स का कंडक्शन जो कि स्टार्ट होता है हार्ट के स्पेसिफिक पार्ट से, हार्ट के स्पेसिफिक पार्ट से ये शुरू होता है, हार्ट के स्पेसिफिक पार्ट से ये शुरू होता है। ये देखिए ये रहा हमारा हार्ट, यानी ये हार्ट जो है इसकी वॉल में ये स्पेशलाइज्ड मसल के स्ट्रक्चर्स जो होते हैं ये इसकी वॉल में, यहाँ ये है ऐसे नोड, ये है एवी नोड और यहां से ये अब फैल जाता है पूरे वेंट्रिकल की दीवारों में। ये है वेंट्रिकल की दीवार यार, वेंट्रिकल की वॉल में ये फैल जाता है। यार ये जो मोहब्बत, ये जो प्यार का एक्साइटेशन है यहाँ पे, यार ये पूरे समाज में फैला देता है। यार यहाँ से जब ये जनरेट होती है वेव, ये वेव जब लहर जब चलती है, जब प्रेम की लहर चलती है तो ये पूरे हृदय की दीवारों में फैल जाती है और फिर यहाँ से फैलती हुई, इसकी डायरेक्शन देखें, ये यहाँ से फैलती हुई पूरे हार्ट की वॉल में पहुंच जाती है। तो टेक्निकली अगर कहें तो हार्ट का यही कंडक्टिंग सिस्टम है जो इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी कर पा रहा है, जो इंपल्स का कंडक्शन कर पा रहा है, इंपल्स जो जनरेट हो रही है, जो एक्शन पोटेंशियल जनरेट हो रही है। मतलब अगर आप अपने हृदय को देखो, अपने हार्ट को देखो, सिंपल लैंग्वेज में, सरल भाषा में कहूं, मान लो ये आपकी कार्डियक मसल है, ये कार्डियक मसल है और इसमें स्पेशलाइज्ड मसल फाइबर्स जो है वो ऐसे नोड की पॉइंट की बात कर रहा हूं मैं, किसी एक पॉइंट की बात कर रहा हूं मैं। तो कह रहे हैं यहाँ पे, कह रहे नॉर्मल कंडीशन में जब हार्ट, मान लो हम सिंपल स्टेट में कहें कि किसी भी मेम्ब्रेन की अपनी एक रेस्टिंग पोजीशन होती है, रेस्टिंग स्टेट होती है। किसी भी कंडीशन में किसी भी मेम्ब्रेन की अपनी एक रेस्टिंग स्टेट है, मतलब जब तक उसे डिस्टर्ब ना किया जाए तब तक वो रेस्ट में है। मतलब कि अगर मैं कहूं ये जो मेरे पास बेल है, डोर बेल है, जो कॉल करने के लिए जो बेल यहाँ पे, कह रहे ये अपनी रेस्टिंग स्टेट में,
रेस्टिंग स्टेट का मतलब इसे मैं कोई डिस्टर्बेंस नहीं दे रहा हूं, मैं कोई डिस्टर्बेंस नहीं दे रहा हूं, लेकिन जैसे मैं इसे डिस्टर्ब करूंगा, यहाँ पे एक स्विच दिया है, मैं इसे प्रेस करूंगा, अगर मैं इसे प्रेस करूंगा तो ये स्विच बोर्ड पे जब मैं इसको प्रेस करूंगा तो बाहर घंटी जो लगी हुई है वो घंटी बज जाएगी, बाहर मैसेज चला जाएगा कि सर को किसी बात की जरूरत है, यहाँ पे मैंने प्रेस किया, वो बंदा आ गया। कह रहे हैं ये स्टिमुलस पे डिपेंडेंट है, ये जो मैं दिया मैंने इसको, इस रेस्ट स्टेट को, ये जब मैं कोई डिस्टर्बेंस नहीं कर रहा, ये रेस्ट में, इसे कह रहे हैं रेस्ट, कोई डिस्टर्बेंस नहीं, रेस्ट। जब टच करोगे, जब इसे प्रेस करोगे तो कह रहे हैं ये अपने रेस्ट से एक्साइटेड स्टेट में आ जाएगी। बिल्कुल उसी तरह देखो, जब हार्ट की मसल डिस्टर्ब नहीं होती है, रेस्टिंग स्टेट में होती है, तो मसल के अंदर, ये मसल के अंदर मसल सेल जो होती है उसके अंदर ये होता है, इसे कहते हैं साइटोप्लाज्म। क्या कहते हैं? इसे कहते हैं साइटोप्लाज्म। इस साइटोप्लाज्म के बाहर जो है, इधर इसके बाहर जो है वो सेल से बाहर का मटेरियल, इसे कहते हैं एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड, इसे कहते हैं एक्स्ट्रा सेल्यूलर मटेरियल। एक्स्ट्रा सेल्यूलर है सेल से बाहर, सेल के अंदर इंट्रा सेल्यूलर। कह रहे हैं इस सेल के बाहर और अंदर चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन होता है। क्या होता है? चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन होता है बाहर। केवल समझेंगे, बाकी डिटेल न्यूरॉन में, अभी केवल सिंपल समझेंगे क्या है ये इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी, क्या है ये डिस्टर्बेंस, क्या है ये एक्शन पोटेंशियल। तो देखें बाहर ज्यादा होते हैं पॉजिटिव चार्ज, इसलिए हम कह देते हैं, मतलब बाहर नेगेटिव चार्ज भी है, ये देखें बाहर नेगेटिव चार्ज भी है, लेकिन बाहर ज्यादा पॉजिटिव चार्ज है इसलिए हम इसे पॉजिटिव कह रहे हैं, और अंदर ज्यादा नेगेटिव चार्ज है इसलिए हम अंदर से इसे नेगेटिव कह रहे हैं। और दो तरीके से चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन, जो बाहर पॉजिटिव अंदर नेगेटिव है, इस रेस्टिंग स्टेट को हम, या इस स्टेट को हम पोलराइज्ड स्टेट कहते हैं। पोलराइज्ड मतलब ये देखें, ये पोलर्ड है, पोलर पोल्स बने हुए हैं, साउथ पोल नॉर्थ पोल की तरह, पॉजिटिव पोल और नेगेटिव पोल बना हुआ है, साउथ और नॉर्थ पोल की तरह। एक एंड है पॉजिटिव, दूसरा एंड है नेगेटिव, तो कह रहे हैं पॉजिटिव नेगेटिव एंड को पोलराइज्ड स्टेट कहते हैं। अब होता क्या है, जब कार्डियक मसल एक्साइट होती है, जब उत्तेजित होती है, जब इसे स्टिमुलस दिया जाता है, कार्डियक मसल को जैसे ही कोई स्टिमुलस दिया जाता है, जैसे ही कोई स्टिमुलस दिया जाता है, मतलब जैसे आप जानते हो हार्ट की मसल ऑटो एक्साइटेबल होती है, खुद ही से खुद को पोटेंशियल देती है, खुद ही से खुद को एक्साइटमेंट देती है। तो कह रहे हैं जैसे ही हार्ट की वॉल में एक्साइटेशन जनरेट होती है, एक्साइटेशन जनरेट होती है, तो होता क्या है, यहां एक इलेक्ट्रिकल डिस्टर्बेंस क्रिएट होती है। इलेक्ट्रिकल डिस्टर्बेंस को देखो, कह रहे हैं बाहर वाला जो पॉजिटिव चार्ज है वो अंदर की तरफ आने लगता है, बाहर का पॉजिटिव चार्ज अंदर की तरफ आने लगता है, और जब बाहर का पॉजिटिव चार्ज अंदर आने लगता है तो बाहर जो नेगेटिव चार्ज है वो बढ़ गए, अंदर नेगेटिव चार्ज के बजाय पॉजिटिव चार्ज की संख्या बढ़ने लगी। ये देखें जैसे जैसे ये पॉजिटिव चार्ज अंदर आने लगा, जब पॉजिटिव चार्ज अंदर आने लगा तो अंदर की मेम्ब्रेन में पॉजिटिविटी बढ़ने लगी, जो पहले नेगेटिव थी अब अंदर पॉजिटिव हो रही है, और जब अंदर ये पॉजिटिव होगी तो बाहर से नेगेटिव होने लगेगी। इसी कंडीशन को, इसी स्टेट को कहते हैं, इसे कहते हैं डीपोलराइज्ड स्टेट। कौन सी स्टेट? डीपोलराइज्ड स्टेट कहते हैं। बस यही है डीपोलराइजेशन, और कुछ भी नहीं है डीपोलराइजेशन। डीपोलराइजेशन का मतलब है मेम्ब्रेन का अपने रेस्टिंग स्टेट से डेविएट करना, मेम्ब्रेन का पोलराइज्ड स्टेट से डीपोलराइज होना, मेम्ब्रेन का आउटर पॉजिटिव इनर नेगेटिव होना से इनर पॉजिटिव आउटर नेगेटिव होना, या रेस्टिंग स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में आना ही डीपोलराइजेशन है। इसी डीपोलराइज्ड स्टेट को हम कहते हैं इंपल्स जनरेशन, या इसे कहते हैं एक्शन पोटेंशियल। इसी को क्या कहते हैं? एक्शन पोटेंशियल। यही एक्शन पोटेंशियल कहा जाता है। मतलब अब हार्ट में वेव ऑफ एक्साइटेशन जनरेट हो चुकी है, यहां से ये वेव ऑफ एक्साइटेशन ऐसे नोड से ये जनरेट हो चुकी है, अब ये एवी नोड पर फैला दी जाती है। अब वही सेम काम अब स्प्रेड होता हुआ एवी नोड तक पहुंचेगा। वही एक्साइटेशन जो एक जगह जनरेट हुई वो पूरे हार्ट की वॉल में जैसे इलेक्ट्रिक करंट फैलती है वैसे ही ये वहां पे फैल जाती है, तो एवी नोड पे जाएगा, फिर ये बंडल ऑफ हिस से होते हुए ये पहुंच जाएगा। तो कहां चला गया ये कहां चला गया भाई लोग? बंडल ऑफ हिस से पहुंच गया परकिंजे फाइबर पे। कहां चला गया भाई? परकिंजे फाइबर पे चला गया। अब ये परकिंजे फाइबर पे गया, मतलब कहानी क्या है? जो इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी आपने यहां देखी, जो इलेक्ट्रिकल डिस्टर्बेंस यहां पे देखा, कह रहे ऐसे नोड पे जनरेट हुआ, इसे पेसमेकर कहते हैं, वो एवी नोड पे इस मैसेज को भेजेगा, वो एवी नोड से जाएगा, एवी नोड से होता हुआ बंडल ऑफ हिस, और बंडल ऑफ हिस से परकिंजे फाइबर पे पहुंच जाएगा। तो यही कहानी जो डीपोलराइजेशन की, जो इतिहास ऐसे नोड रचता है, जो इतिहास जहां ऐसे नोड से शुरू होता है वो पहुंच जाता है हार्ट की पूरी दीवार पर। इसी को कहते हैं वेव ऑफ एक्साइटेशन, इसी को कहते हैं डीपोलराइजेशन। कह रहे हैं ये जो पोलराइज्ड था ये डीपोलराइज हो जाता है। ये एक्साइटेशन, जो एक्साइटमेंट है, कह रहे हैं रेस्ट से, पोलराइज्ड का मतलब मैंने क्या बताया? कह रहे हैं रेस्ट वाली स्टेज से डीपोलराइज्ड स्टेट का मतलब एक्साइटेड स्टेट में चला जाता है। ये वेव ऑफ एक्साइटेशन हार्ट की पूरी दीवार में फैल जाता है, और इसी को रिकॉर्ड करने वाली डिवाइस का नाम है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। और जो ग्राफ हमें प्राप्त होता है, जो ग्राफ हमें मिलता है उसी इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी का, उसे कहते हैं इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। तो डेफिनेशन क्या बनती है? डेफिनेशन क्या बनेगी? डेफिनेशन क्या है? तो डेफिनेशन लिखेंगे इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम क्या है? द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी ऑफ हार्ट। किसकी इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी? इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी ऑफ हार्ट, हृदय की इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी के लिए, उसे समझने के लिए हम इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ का इस्तेमाल करते हैं। ये जो ग्राफ है वो डिवाइस है, और ग्राम उसका ग्राफिकल प्रेजेंटेशन, जो हमें ग्राफ मिलता है उसी को कहते हैं ये। तो ये जो इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम है, आप याद रखना, क्वेश्चन पूछा जाएगा ईसीजी, जो एक्चुअल में ईसीजी हम किसके लिए यूज करते हैं? हम इसे ईसीजी टर्म यूज करते हैं इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम के लिए। भले ही एनसीईआरटी में इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ के लिए भी दिया है, लेकिन अगर पूछा जाए कंफ्यूजन हो कि ईसीजी मेनली रिप्रेजेंट्स और ईसीजी मेनली रेफर्स टू, तो आप बताओगे ईसीजी रेफर्स टू इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। अब क्वेश्चन उठता है, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी है बॉडी की, जो इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी उसको रिकॉर्ड किया जाता है, लेकिन क्वेश्चन उठता है कि क्यों और कैसे? आप इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी ऑफ हार्ट क्यों रिकॉर्ड कर रहे हो? सबसे पहला सवाल है व्हाई ईसीजी, दूसरा सवाल है हाउ ईसीजी, ईसीजी कैसे की जाती है और क्यों की जाती है। तो हमारे इस सवाल का जवाब मिलेगा हमें यहां से, ध्यान से देखें। कह रहे हैं पहले सबसे पहली बात हम करेंगे व्हाई ईसीजी, व्हाई, सबसे पहले क्वेश्चन पे जाएंगे, व्हाई ईसीजी क्यों की जाती है, ईसीजी क्यों की जाती है। जैसे मैंने कहा हार्ट की इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी को रिकॉर्ड करने वाली डिवाइस है ये, तो क्वेश्चन उठता है कि हार्ट की इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी को रिकॉर्ड ही क्यों करेंगे हम? तो याद रखेंगे सबसे पहला टू डिटरमाइन द नॉर्मल फंक्शनिंग ऑफ हार्ट,
टू डिटरमाइन द नॉर्मल फंक्शनिंग ऑफ हार्ट। हार्ट की नॉर्मल फंक्शनिंग को डिटरमाइन करने के लिए, हार्ट ठीक से काम कर रहा है कि नहीं, उसके इलेक्ट्रिक चैनल, उसके वायर, उसके स्विच ठीक से काम कर रहे हैं कि नहीं। अगर हार्ट का कंडक्टिंग सिस्टम ठीक से काम कर रहा है, अगर उसके स्विच ठीक से काम कर रहे हैं, अगर उसके इलेक्ट्रिक वायर ठीक से काम कर रहे हैं, मतलब इंपल्स तो सही तरफ जा रही है। इंपल्सेस जो है, वो जो डिस्टर्बेंस है, जो वेव ऑफ एक्साइटेशन है, जिसे हम स्टिमुलस कह रहे हैं, वो स्टिमुलस हार्ट की पूरी वॉल में पहुंच रहा है। इसका मतलब बिल्कुल क्लियर है, हार्ट की वॉल में पूरा का पूरा स्टिमुलस पहुंच रहा है। ये नॉर्मल फंक्शनिंग ऑफ हार्ट को डिटेक्ट करता है। लेकिन नॉर्मल फंक्शनिंग इसको कह रहे हैं, अगर आप कई सारे लोगों का ईसीजी देखोगे, ऑलमोस्ट स्टैंडर्ड ईसीजी एक जैसा आता है। अगर हार्ट ठीक से काम कर रहा है तो सब कुछ ठीक से आएगा। लेकिन अगर कोई हार्ट से रिलेटेड डिसऑर्डर है, अगर कोई हार्ट से रिलेटेड डिसऑर्डर है, अगर कोई प्रॉब्लम है, अगर आपका दिल अगर गवाही नहीं दे रहा, अगर आपका दिल सही से काम नहीं कर रहा, अगर आपका दिल चोरी हो गया, दिल किसी ने दुखा दिया, दिल में कोई प्रॉब्लम है, ऑक्सीजन ठीक से नहीं जा रही, दिल से संबंधित कोई समस्या है, तो उन रोगों को, उन डिजीजेस को डिटेक्ट करने में भी इस ईसीजी का इस्तेमाल होता है। तो डू डिटरमाइन द नॉर्मल फंक्शनिंग ऑफ हार्ट और टू डिटेक्ट एबनॉर्मैलिटी ऑफ हार्ट। टू डिटेक्ट abnormality related to heart से रिलेटेड कोई abnormality है, if any, अगर कोई abnormality है तो उसे डिटेक्ट करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है, ईसीजी किया जाता है। मतलब हार्ट हेल्दी है कि नहीं, इसे डिटेक्ट करने के लिए ईसीजी, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम एक बेस्ट ग्राफिकल प्रेजेंटेशन है, जिसमें हम जो डिवाइस यूज करते हैं उसका नाम है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। तो इस ग्राफ का इस्तेमाल करते हैं। तो पॉइंट है वाई ईसीजी, उसका जवाब है ये, वाई ईसीजी इसका जवाब है ये। अब क्वेश्चन उठता है, एक क्वेश्चन उठता है हाउ ईसीजी, हाउ, अगला सवाल है हाउ, क्यों और कैसे। तो कैसे का जवाब हम देने जा रहे हैं कि मैंने कहा क्यों किया जाता है, नॉर्मल एक्टिविटी को डिटरमाइन करने के लिए, कोई एब्नॉर्मलिटी डिटेक्ट करने के लिए। तो हार्ट की इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी को हम डिटेक्ट कर रहे हैं, और जैसा कि हम समझ ये सकते हैं कि हमारा शरीर पूरा पानी से भरा हुआ है, फ्लूइड से भरा हुआ है। 70 to 90% हमारी बॉडी में, ऐसे समझ लें कि 70% हमारी बॉडी में वाटर है, पानी है हमारे शरीर में। धरती पे भी 3/4 इस अर्थ का भी वाटर है, सेल में भी 70% वाटर है, बॉडी में भी 70% वाटर है। क्या सोच के नेचर ने बनाया होगा, क्या सोच के हम बने होंगे, हम कैसे इवॉल्व होंगे, साइंटिफिकली भी समझें तो ये यूनिवर्स, इसके अंदर अर्थ, और इस अर्थ पे वाटर, इस अर्थ पे हमारी बॉडी, बॉडी में वाटर, बॉडी में हमारी सेल, सेल में वाटर, सब में वाटर, ऑलमोस्ट 70%। बड़ी गजब की डिजाइनिंग है भाई साहब। कह रहे पानी हमारे शरीर के अंदर है, और जैसे कि हम जानते हैं फ्लूइड इलेक्ट्रिक कंडक्टर होता है। फ्लूइड जो होता है वो इलेक्ट्रिकल कंडक्टर होता है। कंडक्टर का मतलब अगर फ्लूइड में करंट दे दी जाए, जैसे पानी में अगर कोई करंट, कोई बिजली का तार डाल दिया जाए, पानी में बिजली का कोई तार डाल दिया जाए और स्विच उससे इलेक्ट्रिक करंट को प्रवाहित करे, अगर फ्लो करे, तो वो इलेक्ट्रिक करंट पानी में जा करके उसमें भी करंट पैदा कर देगी। वो जो इलेक्ट्रिक करंट है वो पानी में भी करंट पैदा कर देगी। मतलब वाटर भी एक तरीके का कंडक्टर होता है, इलेक्ट्रिकल कंडक्टर होता है। वाटर सॉल्वेंट है, वो एक गुड कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का। बिल्कुल वैसे ही ध्यान से सुने, समझे। कह रहे हमारा हार्ट भी इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी करता है, और हार्ट से पंप होता है ब्लड, ब्लड भी क्या है, फ्लूइड है, और वो फ्लूइड पूरे बॉडी में फ्लो करता है। देखो कितना गजब का कांसेप्ट है, कैसे डिवाइस को डिराइव किया, कैसे ये डिवाइस बनाई गई है, थोड़ा समझने की कोशिश करें। कह रहे हैं इस हार्ट में, ये जो हृदय है हमारा, इस हार्ट में भी पानी भरा हुआ है, इस हार्ट में भी फ्लूइड भरा हुआ है, ये पूरा का पूरा ब्लड से भरा हुआ है। ये डूबा हुआ है, ये चाशनी, ये रस, ये ब्लड, यहाँ पे हार्ट के अंदर ब्लड ही ब्लड। और ब्लड क्या है, ब्लड एक तरह का फ्लूइड है। ब्लड क्या है, एक तरह का फ्लूइड है। ये ब्लड जो है, अरे भाई क्यों परेशान करते हो, ये ब्लड क्या है, ये एक तरह का फ्लूइड है, पानी है। अब मैं कह रहा हूं यहां पे हुई इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी, ये इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी हुई, ये इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी एक जगह से दूसरी जगह फैलाई गई, और फिर यही इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी पूरे हार्ट में फैल गई। यही हुआ ना, ये इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी पूरे फ्लूइड में फैल गई। मतलब आप दिल को सीधा तो टच नहीं कर सकते ना, तो क्या हुआ, कह रहे जो फ्लूइड पूरे बॉडी में फ्लो करेगा। अब ये फ्लूइड क्या करेगा, हार्ट ये फ्लूइड को फ्लो करेगा, पंप करेगा, तो वो जो करंट यहां जनरेट हुई है, यहां जो करंट जनरेट हुई है, वो हार्ट की दीवारों में तो फैलती ही है, वो इस फ्लूइड के थ्रू पूरे बॉडी में भी फैल जाती है। ये फ्लूइड इसे पूरी बॉडी में फैला देता है, पूरी बॉडी में जा रही है, हमारे बॉडी में हमारी ब्लड वेसल्स में फ्लो करेगा। कह रहे ये जो हार्ट है, ये जो हार्ट है, ये जो हार्ट है, ये जो मोहब्बत है, ये उनका है काम, महबूब का जो बस लेते हुए नाम, मर जाएं मिट जाएं हो जाएं बदनाम, रहने दो छोड़ो भी जाने दो यार, हम ना करेंगे प्यार, रहने दो छोड़ो भी जाने दो यार, हम ना करेंगे प्यार। बकवास गाया, बकवास गाना बहुत बढ़िया। तो ध्यान से सुने, कह रहे हम ना करेंगे प्यार। कह रहे ये जो दिल है, इसने जो खून पंप किया है, ये जो खून पंप किया है, ये पूरी बॉडी में जाएगा। कहां जाएगा, ये पूरी बॉडी में जाएगा। तो वही करंट जो हार्ट में थी, कह रहे वही जो बिजली कौंधी थी, वो जो बिजली पैदा हुई थी, वो बिजली पूरे बॉडी में फैल जाएगी। ये देखो, ये ब्लड जहां जाएगा, ये ब्लड पूरी बॉडी में वही करंट पहुंचा देता है, और इसी को हम बॉडी की सरफेस से डिटेक्ट करते हैं, जिस मशीन से, ये जो मशीन डिटेक्ट करती है उसी इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी को इसे कहते हैं इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ नाम की डिवाइस है ये। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ नाम की डिवाइस जो मशीन है, ये मशीन का इस्तेमाल किया जाता है। ये डिवाइस, ये इंस्ट्रूमेंट क्या करती है, कंप्यूटर स्क्रीन होती है। फिल्मों में देखा होगा, फिल्मों में, टीवी सीरियल्स में कभी किसी ने अगर देखा होगा तो देखा होगा, कोई बच्चे कमेंट में लिखेंगे कि सर हमने टीवी नहीं देखी, हमने मूवी नहीं देखी, हमने कुछ नहीं देखा, लेकिन हमने देखा, हम बता रहे हैं तुम्हें, सुनो। कह रहे हैं फिल्मों में आपने देखा होगा, पेशेंट अस्पताल में पड़ा हुआ है, सामने टीवी स्क्रीन मॉनिटर पे लगी हुई है, कंप्यूटर स्क्रीन लगी हुई है, उस पे आपको कुछ घूमती हुई चलती हुई पल्सेस दिखाई देती हैं, कुछ चलती हुई पल्सेस दिखाई देती हैं, कुछ ऐसे करके कुछ ऐसे फिर ऐसे कुछ ऐसे चलता हुआ दिखाई देता है सामने। कह रहे ये जो चलती हुई वेव्स दिखाई दे रही हैं, कह रहे वो जो कंप्यूटर स्क्रीन आप देख रहे हो उसी डिवाइस का पार्ट है। एक कंप्यूटर स्क्रीन है, उस कंप्यूटर स्क्रीन को इलेक्ट्रिकल डिवाइस से कनेक्ट किया है, उस कंप्यूटर स्क्रीन को इलेक्ट्रिकल डिवाइस से कनेक्ट किया है, उस इलेक्ट्रिकल डिवाइस को पूरे बॉडी से, हमारे बॉडी में कनेक्ट किया जाता है, जिसमें नॉर्मली, अगर आप देखोगे, नॉर्मली टू गेट स्टैंडर्ड ईसीजी, फॉर स्टैंडर्ड ईसीजी,
ईसीजी जो हम नॉर्मल ईसीजी करते हैं, बहुत ज्यादा डिटेल्ड स्टडी नहीं करते हैं, तो अगर नॉर्मल ईसीजी की बात करें फॉर स्टैंडर्ड ईसीजी, तो यहां पे हम 3 लीड्स का इस्तेमाल करते हैं, 3 इलेक्ट्रिकल वायर का इस्तेमाल करते हैं। 3 इलेक्ट्रिकल वायर जिसे लीड कहते हैं उनका इस्तेमाल किया जाता है, और ये लीड आपके दोनों हाथों की रिस्ट से, दोनों हाथों की रिस्ट से, यहाँ रिस्ट जहां पल्स आप देखते हो, पल्स टच करते हो, फील कर सकते हो, यहीं पे आपकी हार्ट रेट, जो हार्ट ब्लड पंप कर रहा होता है वो यहाँ पे आप सेंस कर सकते हो, फील कर सकते हो, इसी आर्टरी में ब्लड फ्लो करता है, रिस्ट वाली आर्टरी में, तो कह रहे हैं यहाँ पे आप टच करके पल्स काउंट कर सकते हो। तो ये जो पल्सेस काउंट कर रहे हैं हम, इनमें इन्हीं को कनेक्ट कर दिया जाता है। लीड से 3 लीड होती है, जिसमें से एक राइट हैंड की रिस्ट से 2 लीड जो होती है, 1 लीड wrist of one hand, wrist of right hand एंड 1 विद रिस्ट ऑफ लेफ्ट हैंड, ये दोनों हैंड्स से, ये दोनों हैंड से इसे कनेक्ट कर दिया जाता है। और तीसरी जो लीड होती है, 1 लीड विद लेफ्ट एंकल, कहां से, आपके लेफ्ट एंकल से कनेक्ट कर दिया जाता है, लेफ्ट लेग के एंकल से कनेक्ट कर दिया जाता है। मतलब किसी इंसान के बॉडी में 3 लीड से, स्टैंडर्ड ईसीजी की बात कर रहा हूं। अगर मुझे और डिटेल्ड स्टडी चाहिए, कह रहे फॉर मोर डिटेल्ड स्टडी, फॉर मोर डिटेल्ड स्टडी, डिटेल्ड स्टडी की अगर मैं बात करता हूं, फॉर मोर डिटेल्ड स्टडी अगर मुझे चाहिए, बहुत ज्यादा डिटेल में अगर मैं हार्ट की एक्टिविटी को डिटेल में स्टडी करना चाहता हूं, किसी पैथोलॉजिकल कंडीशन, डिजीज को हम डायग्नोस करना चाहते हैं, वहां पे मुझे मोर लीड्स आर यूज्ड, मोर लीड्स आर यूज्ड, मतलब टोटल जो होती हैं, टोटल 12 लीड्स आर यूज्ड, ये 12 लीड्स टोटल यूज की जाती हैं। 12 इलेक्ट्रिक वायर्स होते हैं जो ह्यूमन बॉडी से कनेक्ट किए जाते हैं, और ये सारे कनेक्टेड होते हैं ईसीजी डिवाइस से, और वो कनेक्टेड होता है किससे, वो कनेक्टेड होता है आपके मॉनिटर कंप्यूटर स्क्रीन से। हार्ट में जो भी इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी जिस पार्ट में हो रही है, एट्रिया में हो रही है, वेंट्रिकल में हो रही है, जहां भी हो रही है, उसी इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी को ये डिनोट करता है, ये रिप्रेजेंट करता है। तो उसी इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी को रिप्रेजेंट करने वाली, उस रिप्रेजेंट करने के लिए हमें मोर लीड्स कह रहे हैं। बाकी की जो लीड्स हैं, ये कह रहे हैं हाथों के अलावा बाकी चेस्ट से कनेक्ट की जाती है, चेस्ट से बाकी कनेक्ट की जाती है। लेकिन हमें अभी क्या पढ़ना है, आपके सिलेबस में क्या है, ये स्टैंडर्ड ईसीजी हमें पढ़ना है, ये हमें स्टैंडर्ड ईसीजी तक ही सीमित रहना है, केवल यही पढ़ना है, डिटेल्ड स्टडी हमें नहीं करनी। तो नॉर्मल हम क्या करेंगे, 1 विद राइट हैंड रिस्ट, 1 विद लेफ्ट हैंड रिस्ट, और 1 विद लेफ्ट एंकल। मतलब अगर हम किसी महान व्यक्ति को देखें, ये एक महान व्यक्ति है, इसकी ईसीजी कर रहे हैं, इसकी हेयर स्टाइल बहुत अच्छी है, इसने अपने कान देखो कितने खूबसूरत बना रखे हैं। कई इस व्यक्ति की ईसीजी जब होगी, तो इस सुंदर से इंसान की ईसीजी करने के लिए जब भी हम इसे कनेक्ट करेंगे उस डिवाइस से हम इसे कनेक्ट करेंगे इस व्यक्ति को, ये रहे इसके हाथ, ये रहे इसके छोटे छोटे प्यारे प्यारे हाथ, ये हैं छोटे छोटे प्यारे प्यारे हाथ, ये है इसकी जबरदस्त पर्सनालिटी, ये है इसके बूट वाले लेग, ये है इसके बूट वाले बेहतरीन लेग, और ये रहा इसका राइट और लेफ्ट लेग, यानी ये रही इसकी बेहतरीन बॉडी। और इस बेहतरीन बॉडी को कह रहे राइट हैंड की रिस्ट, लेफ्ट हैंड की रिस्ट, एक वायर यहां से, एक वायर यहां से, और लेफ्ट एंकल से, कह रहे ये 3 वायर जो होंगे, ये 3 अलग अलग वायर उस डिवाइस से कनेक्ट किए जाएंगे, ये डिवाइस से कनेक्ट किए जाएंगे, और इसे रिफ्लेक्ट करेगा ये कंप्यूटर मॉनिटर, इसे कंप्यूटर स्क्रीन से कनेक्ट किया गया है, और इस ग्राफ को यहां पे प्रेजेंट किया जाएगा, इस ग्राफ को रिप्रेजेंट किया जाएगा, कुछ इस तरह की वेव जनरेट होगी। तो यहां देखिए, हमने राइट हैंड की रिस्ट, लेफ्ट हैंड की रिस्ट और लेफ्ट एंकल से जो मैंने क्या कहा, मैंने कहा जो करंट हार्ट में जनरेट हुई है वो फ्लूइड में फ्लो करके, जब फ्लूइड फ्लो करेगा तो वो करंट हमें वहां पे भी फील हो जाएगी। मशीन ने ऐसा हमने डिजाइन किया कि ये मशीन हार्ट में क्या चल रहा है उसे बॉडी की सरफेस में, वो जो फ्लूइड की मूवमेंट है उससे डिटेक्ट कर लेती है। ये एक गैल्वेनोमीटर की तरह काम करता है, एक ऐसा पोटेंशियोमीटर जो, ध्यान से सुनेंगे, केमिस्ट्री आप फिजिक्स जब एक्सपेरिमेंट करते हो, लैब में एक्सपेरिमेंट करते हो, फिजिक्स के लैब में जब एक्सपेरिमेंट करते हो, वहां पे एक नाम सुना होगा गैल्वेनोमीटर, जिसे हम पोटेंशियोमीटर कहते हैं। ये इलेक्ट्रिकल डिवाइस भी एक तरह की गैल्वेनोमीटर है। गैल्वेनोमीटर मतलब वो पोटेंशियल डिफरेंस को चेक करती है, जो इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल होता है, जो डिस्टर्बेंस मैंने कहा, जिसको मैंने नाम दिया डिस्टर्बेंस, रिलैक्स्ड से एक्साइटेड स्टेट, इस रिलैक्स्ड स्टेट से जो एक्साइटेड स्टेट, ये जो मूवमेंट है, इसी मूवमेंट को डिटेक्ट करने वाली डिवाइस है। सिंपल भाषा में कहूं तो जो इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी हार्ट में हुई है, उस डिस्टर्बेंस को डिटेक्ट करेगा, ये जो मूवमेंट है इसी को डिटेक्ट करेगा, रिफ्लेक्ट करेगा इस मशीन, इस कंप्यूटर स्क्रीन पे, इस डिवाइस की मदद से। ये डिवाइस ईसीजी एक गैल्वेनोमीटर की तरह काम करता है, एक गैल्वेनोमीटर की तरह काम करता है। ये डिटेक्ट करता है पोटेंशियल को, चार्ज डिफरेंस को ये डिटेक्ट करता है। जो चार्ज डिफरेंस, अभी मैंने प्रीवियस पेज पे बताया था कि यहाँ पे जो चार्ज डिफरेंस आया है, इसी को किस पार्ट में ये हो रहा है, एट्रिया में हो रहा है या वेंट्रिकल में हो रहा है, उसी को डिटेक्ट करता है, और फाइनली इसे ईसीजी के फॉर्म में बनाता है। अगर आप देखोगे एक नॉर्मल स्टैंडर्ड ईसीजी जो एनसीईआरटी, हमारी बुकलेट एनसीईआरटी प्यारी माता हमारी, इस एनसीईआरटी में जो स्टैंडर्ड ईसीजी दिया हुआ है, वो स्टैंडर्ड ईसीजी कुछ इस फॉर्म में दिया है। आप देखोगे यहाँ पे एक वेव जनरेट हो रही है, अलग अलग, ये अलग अलग वेव्स अलग अलग पॉइंट्स को डिनोट करती है, अलग अलग वेव्स अलग अलग पॉइंट्स को डिनोट करती है। ये जो अलग अलग वेव्स है, अलग अलग पॉइंट को डिनोट करने वाली वेव्स आपको यहाँ क्लियरली दिखाई दे रही होंगी। इनमें से आप देखोगे मेनली एक वेव होती है पी वेव, एक होती है क्यू, एक है आर, एक है एस, एक है टी। इस पूरे को हम मिलाकर के क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स कहते हैं। तो आप जनरली देखोगे तो देयर आर इस डिवाइस में, इस ईसीजी में, इस ग्राफ में, ये जो ग्राफिकल प्रेजेंटेशन आप देख रहे हो, यही एक्चुअल ईसीजी है। क्या है ये? इसे हम इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम कहते हैं, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम कहते हैं। यही ग्राफिकल प्रेजेंटेशन जो हार्ट की एक्टिविटी को बता रहा है, इसमें जनरेट होती है मेनली वेव्स। क्या जनरेट होती हैं? वेव्स जनरेट होती हैं। और इन वेव्स के नाम जो हम एनसीईआरटी के लेवल से समझें तो इसमें एक होती है पी वेव। पी वेव रिप्रेजेंट करती है कि कोई हलचल एट्रिया में हुई है, इसे कहते हैं द वेव रिप्रेजेंट्स एट्रियल डीपोलराइजेशन। एट्रियल डीपोलराइजेशन को रिप्रेजेंट करने वाली का नाम है पी वेव। मतलब एट्रिया में कुछ हुआ है, एट्रिया में कोई हलचल हुई है, ये कह रहे हैं। जब हलचल एट्रिया में होती है, मतलब जब वेव एट्रिया में जनरेट होगी, यहां ऐसे नोड से फैल जाएगी पूरे एट्रिया की वॉल में। तो केवल एट्रियल वॉल में ऐसे नोड से एक्साइटेशन जनरेट होकर के एट्रियल वॉल तक फैलेगी, तो उसे हम कह रहे हैं पी वेव। और वहीं अगर मैं कहूं क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स, अगली वेव ये है फर्स्ट वेव पी वेव, दूसरी वेव है क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स। इसे मैं एक साथ लिख रहा हूं, क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स। और नाम से और इसके शेप से अगर आप देखें, ये काफी बड़ी वेव है, काफी बड़ी और काफी प्रभावशाली, काफी इफेक्टिव वेव है। अगर आप देखें काफी इफेक्टिव है। इसको अगर आप यहाँ इस ग्राफ में देखें तो काफी खूबसूरत दिखती हुई, काफी बड़ी दिख रही है, काफी इफेक्टिव है। ये जो इफेक्टिव एफिशिएंट वेव क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स होती है, ये कैसे जनरेट होती है आप लिखेंगे, ये रिप्रेजेंट करती है वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन को।
वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन, मैंने पहले भी बताया डीपोलराइजेशन का मतलब एक्साइटेशन होना, डीपोलराइजेशन इसका मतलब अब जो वेव है वो एट्रिया से फैल करके अब वेंट्रिकल के पोर्शंस में पहुंच चुकी है। यहां से एवी नोड से ये यहां एवी नोड से अब निकली और एवी नोड से निकल करके पूरे वेंट्रिकल की दीवारों में फैल चुकी है। तो जब हम एट्रियल डीपोलराइजेशन की बात करते हैं तो वो याद रखेंगे एट्रियल डीपोलराइजेशन लीड्स टू, यही वो सिग्नल है जो एट्रिया को कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए प्रमोट करता है, मोटिवेट करता है, तो दिस लीड्स टू एट्रियल सिस्टोल। इसी के बाद इसी डीपोलराइजेशन की वजह से एट्रियल सिस्टोल को हम प्रेडिक्ट करते हैं एट्रियल सिस्टोल की एट्रिया अब सिस्टोलिक फेज में जा चुकी है। कार्डियक साइकिल में सिस्टोल मतलब एट्रियल सिस्टोल मतलब एट्रिया का कॉन्ट्रैक्शन ऑफ बोथ एट्रिया, ये दोनों की दोनों एट्रिया एक साथ यहां से साइमल्टेनियस कॉन्ट्रैक्शन करती है, एक साथ कॉन्ट्रैक्शन करती है, टुगेदर कॉन्ट्रैक्शन करती है। तो पी वेव जो यहां आप देख रहे हो, पी वेव जो आप यहां देख रहे हो, उस पी वेव का मतलब है एट्रिया में डीपोलराइजेशन। ये बताता है एट्रिया में डीपोलराइजेशन, इसे हम कह रहे हैं एक्साइटेशन इन एट्रिया, एट्रियल डीपोलराइजेशन। और इसी डीपोलराइजेशन की वजह से एट्रिया में सिस्टोल होता है, एट्रिया कॉन्ट्रैक्शन करती है इसी वेव की वजह से। ये वेव एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन नहीं बताती, ये वेव रिप्रेजेंट करती है एट्रिया के डीपोलराइजेशन को, और इस डीपोलराइजेशन की वजह से एट्रिया में कॉन्ट्रैक्शन होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है समझने के लिए, बेसिक अंडरस्टैंडिंग है, बहुत बेसिक से बता रहा हूं मैं बच्चों, एक एक बात को यहां पे उधेड़ के रख रहा हूं ताकि आप इसे समझ सकें। ईसीजी अच्छे से आपको खाली जल्दी से कोर्स खत्म करने के लिए नहीं पढ़ा रहा, आपको इजीली समझा रहा था कि दोबारा आपको फिर से रिवाइज करने की जरूरत ना पड़े। एक बार ध्यान से सुन लो, बस खाली अब एक बार अंडरस्टैंडिंग हो गई तो ईसीजी फिर से आपको किसी से समझने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो एट्रियल डीपोलराइजेशन पी वेव बताती है एट्रिया के एक्साइटेशन, जैसे मैंने कहा ये इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी है, सिर्फ इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी, और इसी एक्टिविटी से हम हार्ट की नॉर्मल एक्टिविटी को रिलेट करते हैं कि यहां हमने फील किया कि एट्रिया में डीपोलराइजेशन हो गया है। अब एट्रिया में डीपोलराइजेशन हुआ इसका मतलब एट्रिया सिस्टोल में जाएगी। अगर यहाँ पे क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स मैंने बनाया है, इस वेव से मैंने क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स को प्रेडिक्ट किया, ये बताएगी कि वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन हो चुका है। क्या हो चुका है? वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन हो चुका है, वेंट्रिकल डीपोलराइज हो रही है। और जब वेंट्रिकल डीपोलराइज हो रही है, वेंट्रिकल का डीपोलराइजेशन हो रहा है, इसका मतलब रिजल्ट क्या होगा? वेंट्रिकल डीपोलराइजेशन इज रिजल्ट्स इनटू वेंट्रिकुलर सिस्टोल, मतलब अब वेंट्रिकुलर सिस्टोल ये कॉज करेगा, वेंट्रिकल में कॉन्ट्रैक्शन होगा, दोनों वेंट्रिकल एक साथ कॉन्ट्रैक्ट करेगी, तो वेंट्रिकुलर सिस्टोल वाली फेज आ चुकी है ये, जो कि क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स रिप्रेजेंट करता है। और यहीं पे अगर हम बात करें तीसरी टी वेव की बात करूं मैं, ये जो टी वेव है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये टी वेव जो है ये क्या प्रेजेंट करती है? टी वेव रिप्रेजेंट करती है क्या? टी वेव रिप्रेजेंट करती है वेंट्रिकुलर रीपोलराइजेशन। कह रहे वापस नॉर्मल स्टेट में जा रहा है वेंट्रिकल अब अपने एक्साइटेड स्टेट से फिर से पोलराइज स्टेट में जा रहा है, डीपोलराइज स्टेट से फिर से पोलराइज हो रहा है, इसे कहते हैं रीपोलराइजेशन। तो ये जो टी वेव है रिप्रेजेंट करती है वेव ऑफ रीपोलराइजेशन, रीपोलराइजेशन की वेव है, वेव ऑफ रीपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल्स। वेंट्रिकल का रीपोलराइजेशन हो रहा है, इसका मतलब वेंट्रिकल ने सिस्टोल पूरा कर लिया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एनसीईआरटी में भी गिवन है, एंड ऑफ द टी वेव, एंड ऑफ द टी वेव। अगर टी वेव एंड हो रही है, टी वेव का एंड होना ये बताता है कि अब रीपोलराइजेशन वेंट्रिकल का मतलब वेंट्रिकल रिलैक्स स्टेट में जा रही है, तो इसका मतलब सिस्टोल पूरा हो चुका है। एंड ऑफ द टी वेव रिप्रेजेंट्स एंड ऑफ वेंट्रिकुलर सिस्टोल, वेंट्रिकुलर सिस्टोल का एंड हो चुका है, ये टी वेव रिप्रेजेंट करती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन याद रखेंगे, एंड होगा टी वेव का, जो बताता है कि वेंट्रिकल ने अपना सिस्टोल पूरा कर लिया है, क्योंकि ये वेंट्रिकल का सिस्टोल, इस वेव से ये पता तो चल गया कि एट्रियल वेंट्रिकुलर सिस्टोल शुरू हो गया है, कंप्लीट हुआ कि नहीं हुआ इसे बताने के लिए यहाँ कोई नहीं है, तो इसे कौन बताता है? अगर टी वेव हुई है तो इससे हमें ये पता चल जाएगा कि वेंट्रिकल में सिस्टोल हो चुका है। इसीलिए वेंट्रिकुलर एक्टिविटी को मेनली डिटेक्ट करते हैं किससे? इस क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स से। और इसीलिए अगर वेंट्रिकुलर सिस्टोल हो रहा है तो नंबर ऑफ क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स दोनों को हम रिलेट करें तो जितने नंबर ऑफ क्यूआरएस कॉम्प्लेक्सेस होंगे उतना ही हार्ट रेट होती है। तो याद रखेंगे नंबर ऑफ क्यूआरएस कॉम्प्लेक्सेस, एनसीईआरटी की लाइन है, बाय प्रेडिक्टिंग नंबर ऑफ क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स, जितना नंबर होगा क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स का, एक मिनट में कितनी बार क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स जनरेट हुआ है, दैट इज इक्वल टू हार्ट रेट। यही हार्ट रेट को बताता है, यही बताता है नंबर ऑफ कार्डियक साइकिल्स इन 1 मिनट, नंबर ऑफ कार्डियक साइकिल, कितनी कार्डियक साइकिल कंप्लीट हुई है, इसे बताने के लिए हम क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स को काउंट कर लेते हैं। तो याद रखेंगे 3 तरह की वेव्स होती हैं जिन्हें हम कहते हैं पी वेव, क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स एंड टी वेव। इसी में एक और चीज ऐड कर सकते हो आप चाहो, इसी में एक और चीज ऐड कर सकते हो, यहां पे मैं एक और मसाला ऐड करने जा रहा हूं, इसी मसाले में मसाला कह रहे, इसी मसाले में एक और मसाला कह रहे, ये तो हो गई पी वेव क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स वेव हो गई रे भाई, ये हो गई क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स, ठीक है। अब ये कह रहे हैं क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स ये हो गई टी। एक और पॉइंट होता है इस ईसीजी में, हम कुछ टाइम इंटरवल्स और कुछ सेगमेंट्स की बात करते हैं। एक बताता हूं आपको, यार ये जो एस वेव जहां एंड हुई है, इसे देखो, ये जो एस वेव जहां एंड हुई है इस पॉइंट को देखो, और जहां से टी वेव शुरू हो रही है इस पॉइंट को देखो, यार इन दोनों पॉइंट के बीच में टाइम पीरियड है, टाइम इंटरवल होता है। ये टाइम इंटरवल जो होता है इसे कहते हैं एसटी सेगमेंट। क्या कहते हैं? इसे एसटी सेगमेंट कहते हैं। कभी पूछ दिया जाए कि ये एसटी सेगमेंट क्या होते हैं, याद रखना सेगमेंट टाइम इंटरवल होता है। बाकी सब क्या बता रहे हैं? ये बता रहे हैं वेव ऑफ रीपोलराइजेशन डीपोलराइजेशन। ये सारी वेव्स जो हैं ये डीपोलराइजेशन और रीपोलराइजेशन को बताती हैं। लेकिन अगर कोई कहे एसटी सेगमेंट के बारे में आपसे कि व्हाट इज एसटी सेगमेंट, ये सेगमेंट क्या होता है, एसटी सेगमेंट क्या होता है, तो आप बताओगे ये टाइम इंटरवल है, ये एक टाइम इंटरवल है। क्या है? टाइम इंटरवल है। कहां से? फ्रॉम द एंड ऑफ वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन, फ्रॉम द एंड ऑफ वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन। ये देखो वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन एंड हो चुका है, एंड ऑफ द वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन, वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन एंड हुआ है, अप टू अप टू द beginning of its repolarization तो सीधी सीधी कहानी, सीधा मतलब क्या निकलता है? क्या एंड ऑफ द डीपोलराइजेशन, कह रहे कब डीपोलराइजेशन एंड हुआ, कब डीपोलराइजेशन एंड हुआ? तब से लेकर के जब रीपोलराइजेशन की शुरुआत हो रही है, बिगिनिंग ऑफ रीपोलराइजेशन, कह रहे एक्शन पोटेंशियल इसका कब जनरेट हुआ था, उसका एंड कब हुआ, और उसके बाद से कब ये वापस रिलैक्स अपने रीपोलराइज स्टेट में, वापस ओरिजिनल स्टेट में, रेस्टिंग स्टेट में जाएगा।
तो ये रेस्टिंग वाली स्टेट में जाने वाला टाइम जब शुरू होगा उससे ले वहां से वहां तक जहां इसने रिपोलराइजेशन अपना डिपोलराइजेशन एंड किया था उस पॉइंट को हम एसटी सेगमेंट कहते हैं। यानी ये सारे सेगमेंट्स और वेव्स हमें हार्ट के नॉर्मल फंक्शनिंग को अब नॉर्मल फंक्शनिंग को बताते हैं। अगर नॉर्मल है तो हमें ये नॉर्मल ग्राफ मिलेगा। कोई भी डिफेक्ट या डिले, अगर इसमें कोई भी डिफेक्ट या डिले होता है इन सारे ग्राफ में, इन सारे पॉइंट्स में, तो हम इसे डायरेक्ट रिलेट करते हैं। किससे हम रिलेट करते हैं कि हार्ट में कोई ना कोई प्रॉब्लम है। कहां प्रॉब्लम है? अगर पी वेव में प्रॉब्लम है तो इसका मतलब एट्रिया में प्रॉब्लम है। अगर क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स या टी वेव में प्रॉब्लम है तो इसका मतलब ये वेंट्रिकल की प्रॉब्लम को बताता है। बड़ा सिंपल कांसेप्ट है। तो कुछ डिजीज, कुछ डिसऑर्डर्स के लिए इसको हम इस्तेमाल करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको बता दूं कुछ एग्जांपल, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको लिख देता हूं, लिख के बताता हूं, ध्यान से सुनेंगे। कह रहे हैं अगर हम डिसऑर्डर्स को डिटेक्ट करते हैं, डिसऑर्डर्स सम डिसऑर्डर्स, यहां पे हम सारे नहीं, हम बात कर रहे हैं सम डिसऑर्डर्स रिलेटेड विद ईसीजी, जो डिटेक्टेड बाय ईसीजी, जो हम डिटेक्ट करते हैं। कौन है भाई? सम डिसऑर्डर्स रिलेटेड टू ईसीजी या डिटेक्टेड बाय ईसीजी लिखेंगे। सम डिसऑर्डर्स डिटेक्टेड बाय ईसीजी। ईसीजी कुछ डिसऑर्डर जो डिटेक्ट करता है उनके बारे में बात करते हैं। सबसे पहला डिसऑर्डर हम सबसे पहला पॉइंट लेते हैं हम एनलार्ज। अगर हम कहें एनलार्जमेंट ऑफ पी वेव, अगर पी वेव में कोई प्रॉब्लम आ जाए, ये डिलेड हो या बहुत बड़ी दिखाई दे रही है, पी वेव का जो नॉर्मल शेप है उससे ये काफी बड़ी दिखाई दे रही है। जैसे नॉर्मल शेप अगर हम कहें पी वेव का तो वो ये है, एक स्मॉल छोटा सा ऊपर की तरफ उठा हुआ हिस्सा। यार ये नॉर्मल पी वेव, अगर यही डिफेक्टिव हो जाए, अगर यही डिफेक्ट हो जाए इसमें, तो यही नॉर्मल पी वेव जनरेट होगी। कैसे? ये नॉर्मल पी वेव बड़ी हो जाएगी, नॉर्मल पी वेव बड़ी या एनलार्ज हो जाएगी, नॉर्मल टाइम से ज्यादा टाइम लेगी। कह रहे नॉर्मल टाइम से ज्यादा ले रही है पी वेव, ये डिलेड। कह रहे ये बड़ी हुई पी वेव ये बता रही है कि कुछ गड़बड़ हो रखा है। दया कुछ तो गड़बड़ है, कहां? एट्रिया में कुछ गड़बड़ है, ये बताता है। दैट रिप्रेजेंट्स द एट्रियल इन्फ्लेमेशन, या स्वेलिंग हो गई, कोई इन्फेक्शन हो गया है जिसकी वजह से एट्रिया डैमेज हो रही है, अफेक्टेड हो रही है, तो लिखेंगे इट रिप्रेजेंट द इन्फ्लेमेशन ऑफ एट्रिया, इन्फ्लेमेशन ऑफ एट्रिया। एट्रिया में कोई प्रॉब्लम, एट्रिया में कोई प्रॉब्लम हो रखी है, ये उसे रिप्रेजेंट कर रहा है। वही सेम अगर हम कहें एनलार्जमेंट ऑफ क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स, अगर हम क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स के एनलार्जमेंट की बात करें तो सीधा सीधा वेंट्रिकल से रिलेटेड डिजीजेस, वेंट्रिकल से रिलेटेड डिसऑर्डर्स को डिटेक्ट करते हैं, जो बताता है कि हमारे वेंट्रिकल में प्रॉब्लम है। इन्फ्लेमेशन ऑफ वेंट्रिकल्स या हार्ट से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम जो कि हार्ट अटैक में रिजल्ट कर सकती है, हार्ट अटैक से रिलेटेड हो सकती है, ये उसको रिप्रेजेंट करता है। तो हो सकता है ये किसी ना किसी वेंट्रिकल से रिलेटेड प्रॉब्लम या हार्ट अटैक को रिप्रेजेंट करता हो, जो कि एनलार्जमेंट ऑफ क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स कहा जाता है। इसके अलावा कुछ और हैं, जैसे अगर हम कहें पी वेव, अगर एसटी सेगमेंट डिप्रेस्ड हो जाए एसटी सेगमेंट, या फिर टी वेव फ्लैट हो जाए, टी वेव फ्लैट, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, इसे आप मोस्ट इंपॉर्टेंट लिख सकते हो। अगर टी वेव फ्लैट हो रही है या एसटी सेगमेंट डिप्रेस्ड हो रहा है, जैसे नॉर्मल ईसीजी में आप अगर देखोगे तो ये होती है पी वेव स्मॉल अपवर्ड डिफ्लेक्शन, ये स्मॉल अपवर्ड ऊपर की तरफ ऐसे दिखाई दे रहा है, फिर ये क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स और फिर ये है टी वेव, ये है टी वेव। अब कह रहा हूं दो प्रॉब्लम बता रहा हूं मैं, एक कह रहा हूं यहां एसटी सेगमेंट की प्रॉब्लम, और मैं कह रहा हूं ये आपका एसटी सेगमेंट के अलावा ये है टी वेव, ये है टी वेव और ये है एसटी सेगमेंट। तो अगर हम इसमें कोई प्रॉब्लम देखते हैं, ये देखें ये है नॉर्मल स्टैंडर्ड ईसीजी, लेकिन अब डेविएशन के बाद अगर मैं कहूं तो ये पी वेव नॉर्मल, क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स नॉर्मल, लेकिन अब मैं कह रहा हूं एसटी सेगमेंट डिप्रेस हो रहा है, एसटी सेगमेंट में डिप्रेशन आएगा, एसटी सेगमेंट में डिप्रेशन आ रहा है, ये देखो ये डिप्रेस हो रही है, और टी वेव जो थी वो फ्लैट होने लगी है, टी वेव जो थी वो नॉर्मल से फ्लैट की तरफ जाने लगी है। तो ये देखो ये टी वेव जो है, थोड़ा सा और सही बनाते हैं करेक्शन के साथ, कह रहे हैं ये टी वेव जो है ये फ्लैट होने लगी है। तो इसका मतलब एसटी डिप्रेस हो और टी फ्लैट होने लगे, टी बिकम्स फ्लैटर। टी अगर फ्लैट हो रही है तो क्या रिप्रेजेंट करता है? एसटी डिप्रेस हो रही है तो क्या रिप्रेजेंट करता है? इसका मतलब हार्ट वॉल में ऑक्सीजन की कमी हो रही है, पुअर O2 सप्लाई इन हार्ट वॉल, हार्ट की वॉल में ऑक्सीजन की सप्लाई में अगर कमी होगी तो ये उसको रिप्रेजेंट करता है। इसे कहते हैं इश्कीमिया। क्या कहते हैं? इश्कीमिया कहते हैं। अगर क्वेश्चन पूछा जाए इश्कीमिया किससे रिलेटेड, आप बताओगे पुअर ऑक्सीजन सप्लाई इन हार्ट वॉल। अगर हार्ट की वॉल में ऑक्सीजन की सप्लाई पुअर हो तो ये इश्कीमिया कही जाती है। ये रिप्रेजेंट होता है टी वेव के फ्लैट होने और एसटी सेगमेंट के डिप्रेस होने से। तो ये कुछ बेसिक डिसऑर्डर है जिससे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट मैंने कहा एसटी सेगमेंट वाला है, इसको आप पढ़ लेंगे, बाकी तो बहुत सिंपल है। अगर एट्रिया में प्रॉब्लम है तो पी वेव क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम है जो रिलेट करता है वेंट्रिकल से, बस यही है ईसीजी, यही है ईसीजी। अब देखते हैं एनसीईआरटी क्या कहती है। हमारी एनसीईआरटी में क्या लिखा है, बहुत ही आसान लाइनों में एक्सप्लेन किया गया है, समझेंगे। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम ईसीजी, यहाँ ग्राफ लिखा है, आप देखो यहाँ पे इसे GRAPH ग्राफ लिखा है, लेकिन आप यहां देखोगे, यहां अगर देखोगे आगे तो कह रहे हैं यहां ये जो ईसीजी लिखेला है, ये जो ईसीजी लिखेला है, ये लिखेला है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। तो एक्चुअल में यही करेक्ट है, यही सही है, कंफ्यूजन नहीं करना पड़े। यार यू आर प्रोबेबली फेमिलियर विद दिस सीन फ्रॉम अ टिपिकल हॉस्पिटल टेलीविजन शो। कोई हॉस्पिटल टेलीविजन शो में देखेंगे तो वहां आप देखेंगे बेड पे इंसान बेड रिडन है, बेड पे लेटा हुआ है, उधर कंप्यूटर स्क्रीन पे लाइन चल रही है, और जब तक लाइन बराबर चल रही है, प्रॉपर चल रही है, तब तक वो इंसान जिंदा है। लेकिन जैसे वो लाइन फ्लैट होती है, कह रहे जब लाइन चल रही है नॉर्मल चल रही है, तो ये नॉर्मल वेव चलती जा रही है, पिप 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 की आवाज आती है, पिप 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 की आवाज आती है, 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 ये पिप 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 मतलब जिंदा है। लेकिन जैसे 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 ये पिप 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 से ये पी हो जाए तो वो वेव अब फ्लैट हो जाती है। ये रिप्रेजेंट करता है कार्डियक अरेस्ट को। किसको रिप्रेजेंट करता है? कार्डियक अरेस्ट को, कि उस इंसान का हृदय गति रुक गई, अब वो नहीं रहा, इस दुनिया में नहीं रहा। कह रहे ये उस मशीन क्या कहना चाहता है, ये कह रहा है देखो वो इलेक्ट्रिकल डिवाइस जो एक इंसान से जुड़ी हुई है, उसके शरीर में हार्ट की एक्टिविटी ये बता रही है कि वो जिंदा है। कह रहे ये मशीन उसी से रिलेटेड है। इस टाइप की मशीन को इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ कहते हैं और इसका इस्तेमाल किया जाता है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन को ऑब्टेन करने के लिए। ईसीजी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी ऑफ द हार्ट, हार्ट का इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी पता लगाने का जब कार्डियक साइकिल चल रही होगी।
जब कार्डियक साइकिल चल रही होगी, इंपल्स एट्रिया से वेंट्रिकल में जा रही होगी, जब एट्रियल सिस्टोल और वेंट्रिकुलर सिस्टोल हो रहा होगा, इन सारी बातों को रिप्रेजेंट करने का एक तरीका है स्टैंडर्ड ईसीजी। और वो स्टैंडर्ड ईसीजी जो हमने भी चित्र में देखा था, जो चित्र मैंने आपको दिखाया था उसमें देखा था, कह रहे एक पेशेंट को कनेक्ट किया जाता है एक मशीन से जिसमें 3 इलेक्ट्रिकल लीड होती है, जिसमें से 1 टू ईच रिस्ट, एक रिस्ट से जुड़ी होती है और एक जो होती है वो लेफ्ट एंगल से, तो टोटल 3 लीड होती है दैट कंटीन्यूअसली मॉनिटर द हार्ट एक्टिविटी। ये कंटीन्यूअसली हार्ट की एक्टिविटी का एक प्रेजेंटेशन देती रहती है लगातार कि हार्ट में सब कुछ बराबर चल रहा है कि नहीं चल रहा। कह रहे फॉर डिटेल्ड स्टडी, हमको और ज्यादा स्टडी अगर करनी है तो मल्टीपल लीड्स कनेक्ट किए जाते हैं। मैंने कहा था टोटल 12 होती है, कितनी होती है? 12 होती है, चेस्ट से कनेक्ट किया जाता है उसे। हियर वी विल टॉक ओनली अबाउट स्टैंडर्ड, मतलब आपके सिलेबस में केवल स्टैंडर्ड ईसीजी है, हम स्टैंडर्ड बात करेंगे, हम स्टैंडर्ड से बहुत ज्यादा ऊपर नहीं जाएंगे। अब देखें, कह रहे हैं ईच पीक इन ईसीजी, जितने पीक होते हैं ईसीजी में उन्हें हम आइडेंटिफाई करते हैं लेटर से, पी से लेकर के टी, नाम दिया है पी क्यू आर एस टी, जिसमें से पी वेव एक क्यू आर एस को एक कॉम्प्लेक्स मानते हैं और तीसरे को टी वेव कहते हैं। क्या रिप्रेजेंट करते हैं ये? कह रहे हैं पी वेव जो होती है वो रिप्रेजेंट करती है एट्रियल एक्साइटेशन को, ये एट्रिया एक्साइटेड स्टेट में चली गई है, जो फर्दर विच लीड्स टू कॉन्ट्रैक्शन ऑफ बोथ एट्रिया, दोनों की दोनों एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट करती है। मतलब ये पूरा का पूरा खेल एक्सप्लेन करता है एट्रिया के कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन, एट्रिया के कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन। उसके बाद जो क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स है वो डीपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल को बताता है और इसकी वजह से फिर क्या होता है, वेंट्रिकल का कॉन्ट्रैक्शन होता है। तो कॉन्ट्रैक्शन जो स्टार्ट होता है क्यू वेव से, क्यू वेव के बाद तुरंत शुरू हो जाता है आर से होते हुए एस तक, ये कॉन्ट्रैक्शन चलता रहता है। और जैसे ही टी वेव आती है हम समझ जाते हैं कि टी वेव का आना मतलब एंड ऑफ सिस्टोल, एंड ऑफ वेंट्रिकुलर सिस्टोल, वो आगे लिखा गया होगा, अब देखेंगे। टी वेव रिप्रेजेंट द रिटर्न ऑफ वेंट्रिकल फ्रॉम एक्साइटेड टू नॉर्मल, टी वेव बता रही है कि एक्साइट से वापस रीपोलराइज हुई, जिसे हम रीपोलराइज स्टेट कहते हैं। एंड ऑफ द टी वेव मार्क्स द एंड ऑफ सिस्टोल, सिस्टोल पूरा हो चुका है, हार्ट की एक साइकिल हो चुकी है, सिस्टोलिक प्रोसेस हो चुका है, अब डायस्टोल हो रहा है। तो यहां तक हम कहते हैं एनसीईआरटी में क्या ऐसा लिखा है जो हम समझ नहीं पाए, हर कुछ समझ पाए। अगर आपका कंसेप्ट क्लियर है ना तो ये सब लाइनें दिमाग में से छप जाएंगी ना, ऐसा छप जाएंगी जैसे किसी ने ऐसा मतलब किसी ने एकदम छाप दिया, लिख दिया, टाइप राइटर से लिख दिया दिमाग में आपके। कंसेप्ट क्लियर कर लो, इसलिए मैकेनिज्म वाले पूरे चैप्टर में एक ही काम है, बस खाली कंसेप्ट क्लियर करो अपना, सब का सब आसान हो जाएगा। चलते हैं आगे, जल्दी से चलते हैं। ऑब्वियसली बाय काउंटिंग द नंबर ऑफ क्यूआरएस, जितने क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स को काउंट करोगे आपको गिवन टाइम पीरियड में यू कैन डिटरमाइन द हार्ट बीट, हार्ट रेट को आप पता लगा सकते हो कि अगर 75 टाइम्स क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स है मतलब 75 आपकी हार्ट रेट है। सिंपल है। सिंस द ईसीजी ऑब्टेन्ड फ्रॉम डिफरेंट इंडिविजुअल्स हैव रफली द सेम शेप, ऑलमोस्ट सेम शेप होता है, गिवन लीड करे, अगर उसी लीड को कनेक्ट करें किसी और से दोनों हेल्दी है, दोनों में सेम टाइप की वेव्स आएंगी। लेकिन यार एनी डेविएशन फ्रॉम दिस, अगर इस शेप में कोई डेविएशन, मैंने बताया कि एनलार्जमेंट हो जाए पी में, क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स में, या टी वेव का डिप्रेशन हो जाए, ये सब रिप्रेजेंट करते हैं कोई पॉसिबल एब्नॉर्मलिटी या कोई हार्ट रिलेटेड डिजीज से। हेंस इट इज ऑफ ग्रेट क्लिनिकल सिग्निफिकेंस। मैंने कहा ईसीजी कब क्यों किया जाता है, क्या पर्पस होता है और कैसे किया जाता है, ये सारी बातें मैंने आपको यहां पे बता दी कि पूरा शरीर पानी से भरा हुआ है। हार्ट जब ब्लड को पंप करता है तो हार्ट में जो भी इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी होती है वो उसी पानी से फैलते हुए पूरे शरीर में फैलती है और उसी इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी को ये मशीन डिटेक्ट कर सकती है। हमने ऐसा मशीन डिवाइस डिराइव किया, ऐसा मशीन बना लिया कि वो ये सारी चीजों को बड़ी आसानी से पता लगा लेती है और इससे हम हार्ट की एक्टिविटी को पता कर सकते हैं कि हार्ट नॉर्मल काम कर रहा है या एब्नॉर्मलिटी है। हो गया ना? क्यों हो गया ना? अब बात करते हैं उस पार्ट की जो है डिसऑर्डर, जो हार्ट के इसी ईसीजी से मैंने अभी रिलेट किया, वो डिसऑर्डर फटाफट से कर लेते हैं ताकि हम इस चैप्टर के मेजर पोर्शन जो एग्जाम में आते हैं वो कंप्लीट कर लेंगे, ताकि नेक्स्ट क्लास में हमारे पास रहे ऑप्शन कि हम पीवाईक्यूज करें और छोटे-छोटे टॉपिक जो बचे हैं उसको कंप्लीट करें। तो इसको फटाक से कर लेते हैं, झटक से कर लेते हैं। डिसऑर्डर ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम बहुत इंपॉर्टेंट, याद रखें सारी डिजीज में। इसमें मैच द कॉलम वाले क्वेश्चंस आते हैं, मैच द कॉलम वाले क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं और कभी-कभी डायरेक्ट डिजीज से डायरेक्ट क्वेश्चन भी आ जाते हैं। डायरेक्ट नाम दे दिया कि डिजीज इज रिलेटेड टू, रेफर्स टू, सीधा डेफिनेशन, 4 ऑप्शन होंगे, आपको पहचानना होगा। ज्यादातर आप इसमें देखोगे इस तरह के क्वेश्चन मिलेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है डिसऑर्डर वाला पार्ट हर चैप्टर ऑफ फिजियोलॉजी के लिए। डिसऑर्डर्स में सबसे पहला सबसे कॉमन है जो एनसीईआरटी ने भी दे रखा है वो है हाइपरटेंशन। हाइपरटेंशन, हाइपरटेंशन, और नाम से ही समझ में आता है हाइपरटेंशन क्या है। हाइपरटेंशन का मतलब हाई, हाइपर है भाई साहब, बहुत हाई वोल्टेज ड्रामा है, हाई टेंशन है। और ये टेंशन किसके लिए है? ब्लड प्रेशर से रिलेटेड, हाई ब्लड प्रेशर। तो अब नया पॉइंट आया, ब्लड प्रेशर क्या होता है, व्हाट इज ब्लड प्रेशर। तो पहले ब्लड प्रेशर समझे तो हाई अपने आप समझ आएगा, हाई और लो अपने आप समझ में आ जाएगा। तो सबसे पहला मीनिंग पहले समझे, व्हाट इज ब्लड प्रेशर। ब्लड प्रेशर क्या होता है? ब्लड प्रेशर वो प्रेशर है, ध्यान से सुनेंगे, ब्लड प्रेशर होता क्या है? इट इज द प्रेशर। यानी ब्लड प्रेशर क्या होता है? ब्लड प्रेशर इज, इट इज द प्रेशर, द प्रेशर। अरे भाई कहां जा रहे हो तुम, कहां जा रहे हो, कहां करना क्या चाहते हो तुम? द प्रेशर, प्रेशर एक्सर्टेड बाय ब्लड, एक्सर्टेड बाय ब्लड, प्रेशर एक्सर्टेड बाय ब्लड इन द वॉल ऑफ, इन द वॉल ऑफ आर्टरीज। याद रखेंगे ये आर्टीरियल ब्लड प्रेशर की बात होती है, वॉल ऑफ आर्टरीज। द प्रेशर बाय ब्लड इन द वॉल ऑफ आर्टरीज ड्यूरिंग द प्रेशर एक्सर्टेड बाय ब्लड इन द वॉल ऑफ आर्टरीज ड्यूरिंग ventricular systole and diastole, ventricular systole, during ventricular systole and diastole, डायास्टोल। वेंट्रिकल के सिस्टोल और डायस्टोल के समय जो भी इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी, जो भी प्रेशर होता है, नॉट इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी, यहां पे समझे कि ब्लड प्रेशर क्या है। जब हार्ट की वॉल में, जब वेंट्रिकुलर वॉल, जब वेंट्रिकल ने ब्लड को पंप किया, यहां से ये जो ब्लड जा रहा है आर्टरी में, ये आर्टरीज है, ये एओर्टा है। आर्टरीज जो ब्लड को हार्ट से दूर ले जा रही है, इसमें जो ब्लड यहां से पंप किया गया है वेंट्रिकुलर सिस्टोल के दौरान, जब वेंट्रिकल सिस्टोल करेगी, वेंट्रिकल जब सिस्टोल करेगी और दूसरा जब ये डायास्टोल करेगी, तो वेंट्रिकल के सिस्टोल और डायस्टोल के समय जो प्रेशर, ये देखें कह रहे हैं यहां पे जो प्रेशर इस वॉल पे लगेगा, कह रहे हैं जब सिस्टोल करेगी तो ब्लड यहां से होकर के जाएगा, जब ब्लड यहां से होकर के जाएगा तो उसमें प्रेशर यहां पे क्या होगा, ज्यादा होगा। तो कह रहे हैं वो प्रेशर जो सिस्टोल के टाइम पे होगा वो प्रेशर सिस्टोलिक होता है, और जो प्रेशर जब हार्ट डायस्टोल रिलैक्स करेगा उस समय जो प्रेशर होगा वो प्रेशर डायस्टोलिक प्रेशर कहा जाएगा। तो मतलब हार्ट प्रेशर, हार्ट से जो ब्लड पंप हुआ है हमारी बॉडी की आर्टरीज में, उन आर्टरीज को हम बाहर से सरफेस से यहां से मशीन लगा करके उस प्रेशर को डिटेक्ट करते हैं। इसके लिए जो हम डिवाइस यूज करते हैं, द डिवाइस यूज्ड फॉर दिस पर्पस, द डिवाइस यूज्ड फॉर दिस पर्पस इज कॉल्ड स्फिग्मोमैनोमीटर। क्या कहते हैं इसको? इसे कहते हैं स्फिग्मो
मैनोमीटर, मैनोमीटर एक ऐसी डिवाइस जो डिटेक्ट करती है ब्लड प्रेशर को, उसका नाम है स्फिग्मोमैनोमीटर। ब्लड प्रेशर को डिटेक्ट करती है, ब्लड प्रेशर नॉर्मल है या नहीं। तो अब नॉर्मल ब्लड प्रेशर की अगर हम बात करें, नॉर्मल ब्लड प्रेशर की मैं बात करूं, नॉर्मल ब्लड प्रेशर, नॉर्मल ब्लड प्रेशर जो होता है अगर हम कहें तो ये होता है एक सिस्टोलिक प्रेशर, सिस्टोलिक आर्टीरियल प्रेशर, आर्टीरियल एक्सक्यूज मी, एक ग्लास जल पीना पड़ेगा, एक सेकंड की बात है, बस 1 मिनट रुकेंगे। तो देखिए बच्चों, आ गया मैं, सिस्टोलिक आर्टीरियल प्रेशर इज इक्वल टू 120 मिलीमीटर ऑफ मरकरी, mmHg, 120 मिलीमीटर मरकरी नॉर्मल ब्लड प्रेशर। अभी अगर देखा जाए स्टैंडर्ड WHO के अकॉर्डिंग तो ये 130 भी हो चुका है, मतलब इसमें कोई दिक्कत नहीं, 120 या 130 नॉर्मल ब्लड प्रेशर हो सकता है। लेकिन वहीं अगर मैं डायास्टोलिक प्रेशर की बात करूं, डायास्टोलिक आर्टीरियल प्रेशर जिसे हम डैप कहते हैं, इसको आप सैप कह लो सिस्टोलिक प्रेशर, और दूसरा डैप कह लो जिसे डायस्टोलिक प्रेशर कहते हैं, तो इस प्रेशर पे आप लिखोगे 80 मिलीमीटर ऑफ मरकरी, 80 मिलीमीटर डायस्टोलिक प्रेशर होता है। और इन दोनों के बीच का डिफरेंस उसे कहते हैं पल्स प्रेशर, इन दोनों के बीच के डिफरेंस को पल्स प्रेशर कहते हैं। जो 120 - 80 ये कितना हो जाएगा, 40 mmHg। पल्स प्रेशर जो होता है, पल्स प्रेशर सिस्टोलिक और डायस्टोलिक प्रेशर का डिफरेंस होता है सैप माइनस डैप, जो कि इक्वल हो जाएगा नॉर्मली 40 mmHg। तो इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं, नॉर्मल बीपी को रिप्रेजेंट करते हैं, बीपी इज इक्वल टू 120/80 इन मिलीमीटर ऑफ मरकरी। याद रखेंगे ये नॉर्मल ब्लड प्रेशर है, ये नॉर्मल ब्लड प्रेशर, इसको आप कट नहीं कर देंगे। जो 120/80 लिखा तो आप इसको 3/2 कर दो और 3/2 बराबर 1.5 लिख दो ना, एकदम ऐसा नहीं करना, ये बकवास नहीं करनी है आपको, बस सिंपल सिस्टोलिक और डायस्टोलिक प्रेशर को समझना है। ये वो प्रेशर है जब ब्लड वेसल के अंदर ब्लड ज्यादा होगा तो प्रेशर हाई होगा, जब ब्लड कम होगा तो प्रेशर कम होगा। तो ये कहानी सिंपल ब्लड प्रेशर की होगी। अब कह रहे हैं जब यही कह रहे हैं, यही चेक अगर हमने करा किसी इंसान का प्रेशर चेक करा, ब्लड प्रेशर अगर यही रिपीटेडली कह रहे हैं, अब इससे ज्यादा होने लगे, कह रहे हैं इसी प्रेशर से अगर ब्लड का प्रेशर अगर इससे रिपीटेड चेक्स में अगर हम रिपीट करें, रिपीटेड चेक्स में अगर हमने डिटेक्ट किया, रिपीटेड चेक्स में किसी का ब्लड प्रेशर रेगुलरली रिपीटेड टाइम्स हमने चेक किया, इफ इट इज मोर देन नॉर्मल, कंटिन्यूअसली अगर ये नॉर्मल से ज्यादा बना हुआ है, मोर देन नॉर्मल बना हुआ है, जैसे अगर हम बात करें तो मोर देन नॉर्मल बना हुआ है तो उसी को हम हाइपरटेंशन कहते हैं। क्या कहते हैं, हाइपरटेंशन कहते हैं। इसका मतलब उसके ब्लड वेसल में बहुत प्रेशर है, भाई के दिमाग में बहुत प्रेशर, भाई की जिंदगी में बहुत प्रेशर, बहुत सारी प्रॉब्लम है। तो कह रहे अगर आप इससे रिलेट करोगे हाइपरटेंशन से, अगर आप रिलेट करो हाइपरटेंशन से, तो हाई टेंशन हाई वोल्टेज हो रखा है इसका। मैंने कहा रिपीटेड चेक में अगर यही 140/90 140/90 अगर रिपीटेड चेक में ब्लड का प्रेशर आ रहा है, इसका मतलब कि इस इंसान, इस व्यक्ति का ब्लड प्रेशर ठीक नहीं चल रहा है, इसकी जिंदगी में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा। कह रहे इसी को और अबव 140/90 और अबव हो तो इसी को कहते हैं हाइपरटेंशन, हाई ब्लड प्रेशर। अब क्वेश्चन उठता है हाई ब्लड प्रेशर होता क्यों होगा, क्या रीजन हो सकता है? तो कह रहे रीजंस इसके पीछे बहुत सारे हैं, बहुत सारे रीजंस इसके पीछे, देयर आर मेनी रीजंस हो सकते हैं। क्या क्या रीजन हो सकते हैं? ये हार्मोनल इंबैलेंस हो सकता है, हार्मोनल इंबैलेंस हो सकता है। क्या हो सकता है? हार्मोनल इंबैलेंस या हार्मोनल डिसऑर्डर हो सकता है, या फिर ब्लड वैस्कुलर डिजीज हो सकती है, ब्लड वेसल से रिलेटेड डिसऑर्डर हो सकता है, ब्लड वैस्कुलर डिजीज हो सकती है, ब्लड वैस्कुलर डिजीज हो सकती है, कोई ऐसी डिजीज जो ब्लड वेसल से रिलेटेड है। और इन सब के पीछे एक और कॉज होता है जो होता है क्लाइमेटिक फैक्टर, एनवायरमेंटल फैक्टर या लाइफ स्टाइल। जिस इंसान की लाइफ स्टाइल कैसी है, लाइफ स्टाइल कैसी है, उसका फीडिंग हैबिट कैसा है, क्या खाता है, क्या पीता है, लाइफ स्टाइल कैसी है, अल्कोहल का बहुत ज्यादा कंजम्पशन करता है, अल्कोहल कंजम्पशन, अल्कोहलिज्म जब एक्सेसिव इनटेक किया जाए, सिगरेट स्मोकिंग जब आवश्यकता से बहुत ज्यादा, कह रहे दिल्ली में अगर सिगरेट पीना है तो आप दिल्ली एनसीआर में रहना शुरू कर दो, 30 सिगरेट के बराबर आप रोज पी लोगे। कह रहे उसी के साथ साथ अल्कोहलिज्म, कह रहे सिगरेट स्मोकिंग, कह रहे एक तो दिल्ली जहर वैसे ही घुली हुई है, उसके साथ साथ लोग अपने अंदर जहर इसके थ्रू सिगरेट स्मोकिंग के थ्रू भी कर ले रहे हैं। स्मोकिंग के बहुत सारे रास्ते खोज लिए लोगों ने और उसके थ्रू भी अपने बॉडी को खराब करते चले जाए। ऐसे लोगों में आप देखोगे बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है, हाइपरटेंशन की बहुत ज्यादा, एग्रेशन बढ़ाता है, एड्रेनलिन बढ़ाता है। ये जो सिगरेट होती है ना, एड्रेनलिन के लेवल को बढ़ा देता है, इसकी वजह से हाइपरटेंशन हो जाती है, मतलब ये भी हार्मोन को जाकर अफेक्ट करता है। और हम हार्मोन को अफेक्ट करने के लिए इंड्यूस कर रहे हैं बहुत ज्यादा एक्सेसिव कैफीन, कॉफी का बहुत ज्यादा इस्तेमाल करना, टी का इस्तेमाल करना, ये सारे हमारी बॉडी में स्टिमुलेंट है। जाकर कुछ ड्रग्स ऐसी होती हैं, जैसे आपने नाम सुना कोकीन का, तो कोकीन भी एक हाइपरटेंसिव केमिकल होता है, अगर उसका इस्तेमाल कोई ज्यादा करता है तो उससे भी हाइपरटेंशन हो सकता है। न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स हो सकते हैं, न्यूरल फेलियर हो सकता है, पगला सकता है इंसान, पगला जाएगा, एकदम पागल की तरह हो जाएगा, उल्टी सीधी कहानियां करने लगेगा बहुत ज्यादा डोज कोकीन के लिए। तो कोकीन जैसे केमिकल्स इसीलिए बैंड है, दे आर यूज्ड एज स्मगल्ड केमिकल्स, दे आर नॉट यूज्ड फॉर द नॉर्मल। तो कह रहे हैं कोल्ड ड्रिंक्स, कॉफी, टी भी एक तरह के ऐसे केमिकल जो हाइपरटेंशन कॉज करते हैं, बहुत ज्यादा इस्तेमाल करना भी एग्रेशन हाइपरटेंशन कर सकता है। हार्मोनल इंबैलेंस हो, ब्लड वेस्कुलर डिजीज हो, लाइफस्टाइल रिलेटेड अल्कोहल हो, एनवायरमेंटल फैक्टर्स हो, एनवायरमेंटल पोल्यूशन हो, एनवायरमेंटल फैक्टर भी हो सकता है। आप देखोगे आपके घरों में भी लोग आजकल प्रभावित हो रहे हैं, बाहर जाते हैं, लोगों से बातें करते हैं, मिलते हैं, लेकिन अगर वहां का वातावरण खराब है, वहां का वातावरण खराब है, प्रदूषित पानी, प्रदूषित एयर, सब कुछ प्रदूषित, तो ये हमारे बॉडी में ही तो आ रहा है। और हमारा खाना पीना, हमारी फूड हैबिट है, बहुत ज्यादा फैटी फूड खाना, तला भुना, जंक फूड खाना, बाहर का खाना खाना, ये सब चीजें हमारी बॉडी में आकर के हमारी ब्लड वेसल्स को खराब करती चली जा रही हैं और इन सब का असर देखने को मिलता है हाइपरटेंशन, हाई ब्लड प्रेशर में। हाई ब्लड प्रेशर जब होता है तो ब्लड वेसल्स की वॉल पे लगने वाला प्रेशर बहुत ज्यादा होता है, कभी-कभी इतना ज्यादा होता है कि ब्लड वेसल्स फट जाती है, और ब्लड वेसल्स फट जाएंगे तो इंटरनल ब्लीडिंग हो जाएगी, और इंटरनल ब्लीडिंग हो जाएगी तो इंसान फिर इंसान नहीं रह जाएगा, ब्लड वेसल्स का क्लॉट बन जाएगा, उसकी ब्लीडिंग होने लगेगी, अंदर ही अंदर क्लॉट बनेगा, ब्लीडिंग होगी और उसकी डेथ भी हो सकती है। तो हाइपरटेंशन बहुत सारी अदर बीमारियों का भी कॉज है। इसकी वजह से इट मे रिजल्ट्स इनटू द ब्रेन एंड किडनी डैमेज, इट रिजल्ट्स इनटू ब्रेन एंड किडनी डैमेज। अदर ऑर्गन्स कैन बी आल्सो अफेक्टेड, जो सबसे ज्यादा अफेक्टेड ऑर्गन्स हैं ब्रेन एंड किडनी डैमेज, जैसा कि हम जानते हैं ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट डेलिकेट ऑर्गन्स होते हैं। अगर इनके अंदर ब्लड वेसल्स से रिलेटेड प्रॉब्लम या हाइपरटेंसिव प्रॉब्लम हो तो इनमें जाने वाली ब्लड सप्लाई में रप्चर, ब्लीडिंग, ब्रेन सेल की डेथ या ब्रेन के अंदर ब्लड के वेसल्स के रप्चर में रिजल्ट कर सकती है, या फिर किडनी के अंदर प्रॉब्लम कर सकती है। तो किडनी या ब्रेन डैमेज भी हाइपरटेंशन का एक बहुत ही कॉमन रिजल्ट होगा, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
तो याद रखेंगे हाइपरटेंशन का मतलब किसी भी इंसान के नॉर्मल ब्लड प्रेशर से ज्यादा ब्लड प्रेशर रिपीटेड चेक्स में अगर आ रहा है तो उसे हम कहते हैं हाइपरटेंशन, जिसके बहुत सारे कॉज होते हैं और बहुत सारे उसके रिजल्ट और उसके हार्म होते हैं। अब इसी से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स की जो ब्लड वेसल से रिलेटेड डिसऑर्डर कॉज करती हैं, उनमें एक सबसे इंपॉर्टेंट कॉज जो कि ब्लड वेसल से रिलेटेड डिसऑर्डर है, सेकंड डिसऑर्डर के बारे में बात करेंगे, कोरोनरी आर्टरी डिजीजेस। कोरोनरी आर्टरी डिजीजेस, कैड कहते हैं इन्हें, कोरोनरी आर्टरी डिजीजेस, जिन्हें हम CAD कैड भी कहते हैं, कॉमनली रेफर्ड एज, दे आर कॉमनली रेफर्ड एज एथेरोस्क्लेरोसिस। एथेरोस्क्लेरोसिस है ये, एथेरोस्क्लेरोसिस जो सबसे कॉमन कोरोनरी आर्टरी डिजीज है। नाम से समझे कोरोनरी आर्टरी, और मैंने बताया था कोरोनरी आर्टरी मतलब वो आर्टरी जो हार्ट की वॉल में सप्लाइड होती है। तो अब पॉइंट क्या है, इफ द ब्लड वेसल्स सप्लाइड टू हार्ट वॉल, इफ द ब्लड वेसल्स सप्लाइड टू ह्यूमन हार्ट आर इफ द ब्लड वेसल्स सप्लाइड टू ह्यूमन हार्ट आर ब्लॉक्ड, क्या हो रही है, ब्लॉकेज हो रही है उनमें, ब्लॉक्ड हो रही है। क्यों हो रही है, कह रहे इस कंडीशन में जो हाई ब्लॉक्ड क्यों हो रही है, आप लिखेंगे यहाँ पे रीजन, ड्यू टू डिपोजिशन ऑफ लिपिड्स और छोले, कोलेस्टेरॉल या फिर कैल्शियम आयंस। कैल्शियम का डिपोजिशन हो जाए, लिपिड का या कोलेस्ट्रॉल का डिपोजिशन हो जाए ब्लड वेसल्स की वॉल पे, तो ये क्या करता है, ये उसमें ब्लॉकेज करना शुरू कर देता है, वो उसे ब्लॉक करना शुरू कर देता है, नैरोइंग हो जाती है आर्टरीज जो उस वॉल में जा रही है उनकी नैरोइंग होती जा रही है और ब्लड फ्लो अफेक्ट होने लगता है। ये डिपोजिशन क्यों हुआ है, इसका सबसे कॉमन कॉज, वन ऑफ द कॉमन कॉज आप लिख सकते हैं, अल्कोहलिज्म एंड सिगरेट स्मोकिंग और एक्सेसिव फैटी फूड इंटेक आर द मोस्ट कॉमन कॉज, मतलब वन ऑफ द कॉमन कॉजेज में से एक है ये इंपॉर्टेंट कॉजेज है, जिसमें जो ब्लड वेसल्स होती हैं, अगर आप उनको देखें, नॉर्मल ब्लड वेसल की लाइनिंग अगर आप देखें, ये रही नॉर्मल ब्लड वेसल, और इस लाइनिंग में आप देखें तो ये इसकी नॉर्मल लाइनिंग थी और यहां से ब्लड का फ्लो नॉर्मल हो रहा होगा, ये नॉर्मल ब्लड का फ्लो हो रहा होगा ऐसे। लेकिन हुआ क्या, कह रहे हैं अब जैसे जैसे फैट का डिपोजिशन शुरू हो गया, कह रहे हैं ऐसे फैक्टर्स, जब इंसान ने बहुत ज्यादा फैटी फूड खाना शुरू कर दिया, अल्कोहल का इंटेक कंजम्पशन शुरू कर दिया, तो कह रहे ये जो नॉर्मल लाइनिंग आप देख रहे थे, इस नॉर्मल लाइनिंग में लिपिड का कोलेस्ट्रॉल का डिपोजिशन शुरू हो जाता है, लिपिड या कोलेस्ट्रॉल का डिपोजिशन शुरू हो जाता है और बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स यहां डिपॉजिट होने लगते हैं, जिसकी वजह से यहां देखो ये जो साइट है, ये देखो अब आप तो रास्ता जो हो रहा है, क्या हो रहा है, ये रास्ता जिसके थ्रू ब्लड का फ्लो होता है, ये नैरो होने लगा। कैसा होने लगा, ये रास्ता नैरो होने लगा, ये ब्लॉक होने लगा, बहुत कम, कह रहे अमाउंट ऑफ ब्लड फ्लो भी यहां पे कम होने लगती है, ब्लड वेसल की वॉल पे प्रेशर भी ज्यादा लगने लगता है। ये देखें ब्लड वेसल पे प्रेशर भी ज्यादा लग रहा है, ब्लड का फ्लो ऑब्स्ट्रक्ट हो रहा है, ब्लड फ्लो अफेक्ट हो रहा है, ऑक्सीजन की सप्लाई अफेक्ट होगी, अफेक्ट्स ब्लड फ्लो, ये ब्लड के फ्लो को अफेक्ट करता है, अफेक्ट्स ब्लड फ्लो, डिक्रीज ऑक्सीजन सप्लाई, पुअर O2 सप्लाई में रिजल्ट करता है। तो जो भी डिजीज हार्ट में सप्लाइड ब्लड वेसल से होती है उन्हें कहते हैं कोरोनरी आर्टरी डिजीजेस, जिसमें से सबसे कॉमन कोरोनरी आर्टरी डिजीज का नाम है एथेरोस्क्लेरोसिस, जो डिसऑर्डर रिलेटेड है ब्लड वेसल की वॉल में डिपोजिशन से लिपिड, कोलेस्ट्रॉल, कैल्शियम, ये ब्लड वेसल में ब्लड फ्लो को ऑब्स्ट्रक्ट करता है, जिसकी वजह से जाने वाली ऑक्सीजन की सप्लाई, न्यूट्रिएंट की सप्लाई क्या होती है, ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट की सप्लाई यहाँ पे कम हो जाती है, जिससे हार्ट वॉल में डैमेज का खतरा बढ़ जाता है। तो ये एथेरोस्क्लेरोसिस कही जाती है। ये देखें, ये एक कोरोनरी आर्टरी डिजीज, इसके अलावा कुछ और डिजीज की बात करूं, थर्ड डिसऑर्डर है एंजाइना पेक्टोरिस। इसे सिंपली एंजाइना भी कहा जाता है, एंजाइना पेक्टोरिस कहते हैं, एंजाइना पेक्टोरिस, जिसको सिंपल मीनिंग में कहा जाए तो इसे रिलेट करेंगे अक्यूट का मतलब सडनली, अक्यूट चेस्ट पेन, चेस्ट में सडनली दर्द होना शुरू हो गया, चेस्ट में कंजेशन शुरू हो गई, कंजेशन या टाइटनेस, जो मसल्स हैं चेस्ट की, टाइटनेस फील होती है वहां पे, टाइटनेस इन चेस्ट मसल्स और चेस्ट की वॉल में टाइटनेस सी फीलिंग आती है, जकड़न सी महसूस होती है, जकड़ा हुआ सा महसूस करता है इंसान, चेस्ट में भारी दर्द सा महसूस होता है। क्वेश्चन उठता है ऐसा क्यों होता है, तो आप बताएंगे ऐसा इसलिए होता है ड्यू टू पुअर ऑक्सीजन सप्लाई। किसकी वजह से, ड्यू टू पुअर O2 सप्लाई, ऑक्सीजन की सप्लाई अगर कम है तो इस वजह से ये कॉमनली होता है। ये किसी भी एज के पर्सन को हो सकता है, बूढ़ा हो या जवान हो, किसी को भी हो सकता है, लेकिन ज्यादातर ये एल्डरली या ओल्ड लोगों में होता है। इट कैन अफेक्ट पीपल ऑफ एनी एज, इट कैन अफेक्ट द पीपल ऑफ एनी एज पीपल को अफेक्ट कर सकता है, बट कॉमनली कैन अफेक्ट टू द ओल्ड पीपल या एल्डरली, जो ज्यादा एज के लोग होते हैं या बहुत बूढ़े लोग हैं उनमें ज्यादा होता है, लेकिन अफेक्ट ये किसी एज पे कर सकता है। लाइफ स्टाइल, मतलब अगर आपकी लाइफ स्टाइल ने आपको ऐसा बना दिया कि आप जवान होते हुए भी बूढ़े जैसे हो चुके हैं तो भी ये हो सकता है। तो लैक ऑफ एक्सरसाइज, लैक ऑफ पुअर हैबिट, अगर है खाने पीने की हैबिट ठीक नहीं है, बुरी आदतें हैं, आप अगर गुटखा खैनी पान मसाला के साथ साथ सिगरेट स्मोकिंग तंबाकू और पता नहीं क्या क्या लेते हैं, ये सारी चीजें भी हो सकती हैं और जेनेटिक भी हो सकता है। ये जेनेटिक्स मतलब पारिवारिक बैकग्राउंड आपका कैसा उस पे भी हो सकता है कोई ऐसा फैक्टर जो इनहेरिट हो रहा हो, जो ब्लड वेसल से रिलेटेड प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहा है, वहां पे भी ये एक फैक्टर की तरह रोल प्ले कर सकता है। बाकी एनवायरमेंट और हमारी लाइफ स्टाइल तो इंपॉर्टेंट है। तो ये जो कह रहे हैं एंजाइना पेक्टोरिस, ये इंपॉर्टेंट है। और अगला आता है आपके पास, अगला आता है, तीन टर्म्स एक साथ हैं, तीन टर्म्स एक साथ आपके सामने आएंगे, उन टर्म्स के नाम हम यहाँ पे एक साथ लिख देते हैं, उन बीमारियों का। एक है आपका कार्डियक अरेस्ट, एक है, हम तीनों को एक साथ करेंगे क्योंकि कंफ्यूजन वहीं पे होती है, उन तीनों के नामों पर होती है, उन तीनों को एक साथ लिख लेते हैं। यहाँ पे हम आ जाते हैं, इन तीनों बीमारियों को एक साथ डिस्कस कर लेते हैं। हार्ट फेलियर, कार्डियक अरेस्ट एंड हार्ट अटैक। देखें यहाँ पे हार्ट में फेलियर हो रहा है,
फेल हो रहा है, और फेल का मतलब होता है जब हार्ट को जितने नंबर चाहिए वो उसे नहीं मिल रहे, हार्ट के जितने नंबर पासिंग मार्क उसे नहीं मिल रहे, वो फेल हो रहा है। पासिंग मार्क का मतलब क्या है, हार्ट एक फिक्स अमाउंट बॉडी में, फिक्स तो नहीं कहेंगे लेकिन एक पर्टिकुलर एवरेज अमाउंट बॉडी में हमेशा पंप कर रहा है ना। मैंने बताया था कार्डियक आउटपुट मतलब 5 लीटर ब्लड हर मिनट बॉडी पंप में पंप हो रहा है हार्ट से, द ईच वेंट्रिकल कार्डियक आउटपुट। तो कहने वो कार्डियक आउटपुट नॉर्मली जो ब्लड पंप कर रहा था, लेकिन किसी बीमारी की वजह से, किसी प्रॉब्लम की वजह से, ब्लड वेसल से रिलेटेड डिसऑर्डर की वजह से, यार ब्लड वेसल अगर नैरो हो जाए या कोई भी रीजन, भाई हम नहीं कह रहे, वाल्व से रिलेटेड डिफेक्ट हो सकता है वेंट्रिकल ने जो फोर्स जनरेट किया वो उतना सफिशिएंट ना हो सकता है 50-75 रीजन रहे हो, लेकिन जब भी कभी हार्ट को जितना ब्लड उसे पंप करना था वो नहीं कर पाता तो उसे कहते हैं क्या, उसे हार्ट फेलियर कहते हैं। फेल होना मतलब when the heart is not able to pump adequate amount, sufficient amount जितनी चाहिए, adequate required amount जिसे हम कहते हैं amount of blood throughout body, जब बॉडी की जो डिमांड है to fulfill the demand, तो बॉडी की डिमांड फुलफिल करने के लिए, बॉडी की जो डिमांड है उसे फुलफिल करने के लिए हार्ट अगर काम नहीं कर पा रहा, पंप नहीं कर पा रहा ब्लड को, तो इसे कंजेशन, इसे हार्ट फेलियर कहते हैं, जिसका सबसे मेन कॉज या रीजन बताया गया है, वन ऑफ द मेन रीजन बताया गया है, कहा है कंजेशन इन लंग्स। कंजेशन कह रहे लंग्स से आने वाला जो ब्लड है, कंजेशन इन लंग्स इज वन रीजन बिहाइंड दिस। कह रहे अगर लंग्स से आने वाला जो ब्लड है, लंग्स के अंदर कंजेशन है, लंग्स की जो ब्लड वेसल है वो प्रॉपर एग्जिट नहीं ले रही है, तो कह रहे लंग्स से आने वाला जो ब्लड है हार्ट में वही अगर कम है तो हार्ट बेचारा करे क्या। इसके मैंने कहा बहुत सारे रीजन हो सकते हैं, वैल्वुलर डिफेक्ट्स भी हो सकते हैं, ब्लड वेसल से रिलेटेड प्रॉब्लम भी हो सकता है, नैरोइंग हो सकती है ब्लड वेसल की, लेकिन वन कॉमन रीजन इज कंजेशन इन द लंग्स, जिसे कंजेस्टिव हार्ट फेलियर भी कहा जाता है, जिसे हम कंजेस्टिव हार्ट फेलियर भी कहते हैं, जो कंजेशन की वजह से हो रहा है, कंजेस्टिव हार्ट फेलियर, इसे हम कंजेस्टिव हार्ट फेलियर भी कहते हैं। अब कह रहे इसको कंपेयर करके दिखाओ, ये जो कार्डियक अरेस्ट है उससे, क्या है ये कार्डियक अरेस्ट, हम लिखते हैं इसके बारे में, ये कार्डियक अरेस्ट क्या होता है। भाई अरेस्ट का मतलब क्या है, अरेस्ट हो जाना, गिरफ्तार हो जाना। और जैसे कि हम जानते हैं हमारे हृदय का काम क्या है, हृदय का काम है पूरे बॉडी में ब्लड को पंप करना, यही काम है पूरे बॉडी में ब्लड को पंप करना है। लेकिन हुआ क्या, इसे जेल में बंद कर दिया गया, अरेस्ट कर दिया गया, यू आर अंडर अरेस्ट, क्या इस हार्ट को अंडर अरेस्ट कर दिया गया, ये देखो ये जेल में बंद है। अब जेल में बंद हार्ट पूरे बॉडी में ब्लड नहीं पंप कर पाता, इसको रेस्ट्रिक्ट कर दिया गया, कहा कि भाई तुम अरेस्ट हो, तुम बीट ही नहीं करोगे, तुमको स्टॉप कर दिया बीटिंग। तो व्हेन अरेस्ट का क्वेश्चन पूछा जाएगा, बताओगे व्हेन द बीटिंग ऑफ हार्ट स्टॉप्स कंप्लीटली, व्हेन द बीटिंग ऑफ हार्ट इज स्टॉप्ड कंप्लीटली, क्या हो चुका है, ये स्टॉप्ड हो चुका है कंप्लीटली। तो हार्ट की जब बीट स्टॉप हो गई है, हो सकता है मसल डैमेज हुई हो या हार्ट को सिग्नल ही ना मिला हो, कंडक्टिंग सिस्टम में कोई प्रॉब्लम आ गई, खराबी आ गई, कह रहे पंखा जो चल रहा है उसको इलेक्ट्रिक सिग्नल चाहिए, वो पंखा स्टॉप हो जाएगा अगर कोई इलेक्ट्रिक सिग्नल ना मिले, तो यही होता है ना। तो कह रहे अगर वही इलेक्ट्रिक सिग्नल ना मिले तो पंखा चलना बंद हो जाएगा। उसी तरह अगर हार्ट की वॉल में जो एक्साइटेशन, ऑटो एक्साइटेबल पार्ट है, अगर वही काम नहीं कर रहा, वही कंडक्टिंग सिस्टम फेल हो गया, तो हार्ट की बीट भी क्या हो जाएगी, स्टॉप कर जाती है। कार्डियक अरेस्ट, अरेस्ट मतलब हार्ट बीट नहीं करेगा, सिंपल कहानी है। और अटैक हो चुका है, हार्ट के ऊपर हमला हुआ है, ये जो हमला हुआ है, अटैक हुआ है, इसमें क्या हुआ, हार्ट घायल हो गया है। हार्ट अटैक का मतलब डेथ ऑफ हार्ट मसल्स, हार्ट की मसल की डेथ हो गई है। कैसे हो गई, कह रहे ये जो डेथ क्यों हुई होगी, ड्यू टू पुअर ऑक्सीजन सप्लाई, पुअर O2 सप्लाई हुई थी। जब हार्ट की मसल को, आपको पता है कि हार्ट की मसल में हमेशा एरोबिक रेस्पिरेशन होता है, ऑक्सीजन की एब्सेंस में रेस्पायर नहीं कर पाती, तो इसका मतलब अगर ऑक्सीजन उसे देर तक नहीं मिलेगी तो डेथ ऑफ द हार्ट मसल ड्यू टू पुअर ऑक्सीजन सप्लाई, जो कि सबसे कॉमन कॉज है। इसे कहते हैं ऑल्सो नोन एज, याद रखेंगे हार्ट अटैक, पुअर ऑक्सीजन सप्लाई इन हार्ट वॉल, याद रखेंगे ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, हार्ट वॉल में ऑक्सीजन नहीं जा रही, उसकी मसल से डेड हो गई, ऑल्सो नोन एज, इसी डेथ को कहते हैं ऑल्सो नोन एज MI, मायोकार्डियल इनफार्क्शन। इनफार्क्ट करना मतलब डेड हो जाना, डैमेज हो जाना। तो यहाँ हार्ट की मसल डेड हो गई, डेथ ऑफ द हार्ट मसल ड्यू टू पुअर ऑक्सीजन सप्लाई इज कॉल्ड कार्डियक हार्ट अटैक, मायोकार्डियल इन्फार्क्शन। अरेस्ट का मतलब स्टॉप, कह रहे नॉर्मली बीट कर रहा था उसे अरेस्ट कर दिया, पिछड़े में बंद कर दिया, कह रहे पिछड़े में बंद कर दिया, अब हार्ट ना कहीं हिलेगा ना डुलेगा, कह रहे व्हेन द बीटिंग ऑफ हार्ट कंप्लीटली स्टॉप्स इट इज कॉल्ड हार्ट अरेस्ट, कार्डियक अरेस्ट। और फेलियर का मतलब कह रहे हार्ट को जितना ब्लड पंप करना था वो नहीं कर पाया, जितनी डिमांड थी वो पूरी नहीं कर पाया, तो उसको कहते हैं हार्ट का फेलियर, फेल हो गया हमारा हार्ट। तो ये जो फेलियर की कहानी है, ये जो डिसऑर्डर्स की कहानी है, ये होती है हमारी यहाँ कंप्लीट। और अब आता है हमारा लास्ट टॉपिक, रेगुलेशन ऑफ द कार्डियक एक्टिविटी। इसको हम डिटेल में नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, थोड़ा डिटेल में पढ़ लेंगे, आज हम केवल ब्रीफिंग कर लेते हैं। जैसे कि हम जानते हैं कि ह्यूमन हार्ट मायोजेनिक और ऑटो एक्साइटेबल होता है। ह्यूमन हार्ट जो होता है ये होता है मायोजेनिक होता है। मतलब कहानी ये है कि ह्यूमन हार्ट की एक्टिविटी खुद हार्ट ही रेगुलेट करता है। ऑटो एक्साइटेबल होता है, ऑटो एक्साइटेबल है, हार्ट की एक्टिविटी को रेगुलेट करना या उसे कंट्रोल करना, हार्ट इज कंट्रोल्ड, या हार्ट एक्टिविटी इज कंट्रोल्ड इंट्रिंसिकली। ये तो क्लियर है कि इंट्रिंसिकली होता है हार्ट की एक्टिविटी का कंट्रोल, खुद ही हार्ट अपनी एक्टिविटी को कंट्रोल कर लेता है। लेकिन कहानी में प्रॉब्लम पॉइंट क्या है, कह रहे हैं इंट्रिंसिक होता है बाय हार्ट मसल इटसेल्फ। इंट्रिंसिक का मतलब होता है बाय कार्डियक मसल्स इटसेल्फ, कार्डियक मसल्स इटसेल्फ ये काम कर लेती है, ठीक बात है, कर लेती है। लेकिन क्या हार्ट एक्टिविटी अपना काम खुद से कर रही है तो कभी उसे इंक्रीज या डिक्रीज करने की जरूरत नहीं पड़ती है। इमरजेंसी जब आपको जरूरत होगी, जब आपको कहीं भागना दौड़ना होगा, कहीं रेस्ट कर रहे हो, या फिर कोई इमरजेंसी सिचुएशन है, एग्रेशन वाली कंडीशन आ गई, कहीं लड़ाई होगी, भाई साहब गदर हो गया, अगर हिंदुस्तान जिंदाबाद के नारे लगने लगे और उस समय गुस्सा आ गया, तो आपको तो पता ही है कि जब एक जट का सिर फिर जाता है, जब एक इंसान का, जब एक हिंदुस्तानी का सिर फिर जाता है, तो ऐसे में फिर कोई उसे रोक नहीं सकता। तो ऐसे हिंदुस्तानी के इस दिल को कंट्रोल करने के लिए, रेगुलेट करने के लिए, उसकी रिदम को मॉडरेट करने के लिए, द मॉडरेशन ऑफ रिदम ऑफ हार्ट, द मॉडरेशन ऑफ रिदम, मॉडरेशन का मतलब हुआ इंक्रीज या डिक्रीज, द मॉडरेशन ऑफ हार्ट एक्टिविटी is
regulated by कैसे? by the neural system, by the न्यूरॉन्स या फिर हॉर्मोन्स। न्यूरॉन्स होते हैं या हॉर्मोन्स होते हैं बच्चों। ये जो हार्मोन होता है, ये जो न्यूरॉन होता है, ये हार्ट एक्टिविटी को मॉडरेट करने के लिए, मॉडरेट मतलब जब जरूरत होगी, जब फैन की स्पीड बढ़ानी हो, जब फैन की स्पीड को कम करना, इन दोनों को, ऑन ऑफ को नहीं, इंक्रीज या डिक्रीज को कंट्रोल करने के लिए ह्यूमन हार्ट की वॉल में ये मॉडरेशन एक्टिविटी के लिए पाए जाते हैं स्पेशल स्ट्रक्चर्स, स्पेशल पोर्शंस, स्पेशल पार्ट्स ऑफ द बॉडी जिसमें न्यूरॉन्स और हार्मोन्स ये दोनों आते हैं। और यहां पे अगर हम बात करें कि हमारे ब्रेन के अंदर एक हिस्सा है, एक पार्ट है जिसका नाम है मेड्यूला। ये है ब्रेन के अंदर मेड्यूला ऑब्लोंगेटा, जो रेस्पिरेशन में भी आपने पढ़ा था, मेड्यूला ऑब्लोंगेटा। ये जो गेटा है, ये जो मेड्यूला है, यहां से सिग्नल चलती हैं, यहां से जो सिग्नल्स चलते हैं, ये सिग्नल हमारे ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम के थ्रू, किसके थ्रू? ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम के थ्रू, जो हमारी इनवॉलंटरी कंट्रोल के लिए जाना जाता है। किसके लिए जाना जाता है? इनवॉलंटरी कंट्रोल के लिए जाना जाता है। इस इनवॉलंटरी कंट्रोल के लिए ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम जो होता है वो एक्टिव हो जाता है और ये मैसेज भेजता है सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक के थ्रू। किसके थ्रू? सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक नर्व्स के थ्रू, पैरासिम्पैथेटिक और सिंपैथेटिक नर्व्स के थ्रू ये मैसेज भेजता है। और जब ये मैसेज भेजता है तो सिंपैथेटिक सिस्टम हार्ट रेट और हार्ट की स्ट्रेंथ को, कॉन्ट्रैक्शन को इंक्रीज करता है, इंक्रीज हार्ट एक्टिविटी, इंक्रीज हार्ट रेट। और ये जो पैरासिम्पैथेटिक है ये डिक्रीज हार्ट रेट करता है, हार्ट रेट को डिक्रीज कर देगा। और इसी के साथ होगा ये खेला खत्म आज का। आज के बाद ये जो नेक्स्ट क्लास होगी, इसको थोड़ा डिटेल में, थोड़ा सा रह गया, थोड़ा सा पॉइंट अगली क्लास में पढ़ेंगे और चैप्टर को करेंगे बिल्कुल फिनिश। नेक्स्ट क्लास में होगा इस चैप्टर का खात्मा, इसकी एंडिंग करेंगे। और आज हम इसको यहीं छोड़ते हैं। हार्ट से रिलेटेड छोटी छोटी मोटी बातें, इंपॉर्टेंट बातें आपको बता दी हैं। तो जाते एक होमवर्क आपको दे देता हूं, एक कार्य जरूरी है, क्लास नोट्स तो आपको रिवाइज करना है। डेली का आपका होमवर्क यही है, क्लास नोट्स प्लस एनसीईआरटी। इससे बेहतर कोई किताब नहीं बनी, इससे बेहतर कोई कंसेप्चुअल कंसेप्ट नहीं बना जो कि एनसीईआरटी में जो दिया ना हो। सब कुछ गिवन है, क्लास नोट्स आप रिवाइज कर लेंगे, सॉल्व कर लें डीपीपी और एक्सरसाइज के क्वेश्चन जो मॉड्यूल में हैं उन क्वेश्चंस को लगा लें। एक्सरसाइज में मैंने बताया था, अब चैप्टर एंड हो चुका है तो आप सारे पीवाईक्यूज की कोशिश करो लगाने की। बाकी मैं आपको लास्ट में पीवाईक्यूज भी दूंगा साथ में, तो कम से कम 20 क्वेश्चन से चैप्टर कर ले, चैप्टर हो जाएगा फिनिश और खेला हो जाएगा समाप्त। आज की क्लास होती है यहीं पे एंड। पूरी जोश और जुनून के साथ आप चैप्टर को पढ़ते जाइए, करके हर चैप्टर के कंसेप्ट क्लियर करता जाऊंगा। नेक्स्ट क्लास में चैप्टर का लास्ट क्लास होगा जिसमें मैं आपको पूरे के चैप्टर का लास्ट पोर्शन पढ़ा करके कुछ पीवाईक्यूज भी करा दूंगा। एंजॉय करेंगे, फिर अगला चैप्टर शुरू करेंगे। पढ़ते रहे, मुस्कुराते रहे, दिल लगा के पढ़ते रहे। मुलाकात होगी अगली क्लास में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, लव यू, थैंक यू सो मच।